हेलो दोस्तों, मैं आईटीएन कांतनु और आप देख रहे हैं साइको आईटीएन। और हम लोग पढ़ रहे थे रोटेशनल डायनामिक्स, ठीक है। और हम लोगों ने पिछले क्लास में रोटेशनल इक्विलिब्रियम कंप्लीट किया था। उसमें से कुछ सवाल हम कर रहे थे, उसी के बीच में कुछ टेक्निकल ग्लिच की वजह से हमें बीच में ही वीडियो को रोकना पड़ा था। कोई बात नहीं, हम लोग आज उसी से कंटिन्यू करते हैं। तो चलिए जल्दी से तो पेन पेपर निकाल लीजिए और हो जाइए तैयार। और चलिए तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं। एक बात बताओ, देखो हम लोगों ने पिछली क्लास में शायद कहाँ तक किए थे सर, ज़रा एक बार जल्दी से देख लेते हैं। हम लोगों ने ये सब कर लिया था रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सर ये लास्ट कॉन्सेप्ट हमें ये वाला हमने किया था, ये सवाल शायद आखिरी वाला, हाँ। और इसके बाद हम लोगों ने यह सवाल, अच्छा ये सवाल हम तो सोल्व कर दिए थे, मगर हम आपसे फिर से करवा लेते हैं क्योंकि ये वाला बीच में ही हमें रोकना पड़ा था। कोई बात नहीं सर, इतना अच्छा से सॉल्व किए थे। क्या करोगे मास्टर, हमारी ज़िंदगी में भी बहुत तकलीफ़ है। हाँ तो कह रहा है कि अच्छा मास्टर तो एक बात बता, तुम सबको तो कहते हो कि तुम्हारा तकलीफ़ का निवारण क्या है। कह रहा है क्या बात करते हैं, तो फिनाइल का चाय पी लो। तो आप जाके पी के आइए तो आज जरा। अरे हम कैसे पिएंगे, हम तुमको पिलाएंगे ना। आ जाओ सर जल्दी से। देखो कोई बात नहीं, हम लोगों ने जल्दी से आज कंप्लीट करते हैं सर। सर तो मिट जाओ ऑप्शन, ठीक है ये वाला रहा। हम इसे ऑप्शन जल्दी से लिख देते हैं सर। ये मेरा ऑप्शन बी, ये आपका सी, आपका ये डी। देखो कह क्या रहा था कि सर एक आपका लेडर। अच्छा एक बात और हम आपसे जल्दी से रिकैप करवा देते हैं पिछली क्लास का। सर हम लोगों ने पिछली क्लास में पढ़ा था रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सर इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले, रोटेशनल इक्विलिब्रियम पढ़ने से पहले हम लोगों ने पढ़ा था सर इक्विलिब्रियम क्या होता है। तो हमने कहा कि सर देखो, अगर इक्विलिब्रियम कहे ना कि अगर कोई ऑब्जेक्ट अगर इक्विलिब्रियम में है, उसमें मतलब कि नेट फोर्स के साथ साथ नेट टॉर्क की वैल्यू भी जीरो है। वहाँ से हम लोगों ने दो चीज़ें सीखी थी, एक सर आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम, दूसरा आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम। सर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम क्या कहता है कि अगर कोई ऑब्जेक्ट पे लगने वाला नेट फोर्स अगर जीरो है तो वह आपका ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम कहलाएगा। उसी तरह से अगर कोई भी रिजिड बॉडी पर किसी पॉइंट के अबाउट अगर नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो है तो वह कह देते हैं कि वह सर आपका रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है। कोई दिक्कत। बाकी हम लोगों ने पिछली क्लास में बहुत ढंग से रोटेशनल इक्विलिब्रियम क्या होता है। बस एक बात ध्यान देने वाली बात ये था कि अगर जैसे बताओ कि अगर हम कहते हैं कोई अगर रिजिड बॉडी अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो किसी भी पॉइंट के अबाउट उस पर नेट टॉर्क की वैल्यू जीरो होगा, ठीक है। तो हम कोशिश करते हैं ना सर कि हम वह पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क की वैल्यू जीरो कर, फोर्स के टॉर्क की वैल्यू जीरो करें जिस पॉइंट के अबाउट ना हमें वेरिएबल्स कम मिले। मेरी बात नहीं समझ में आया, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं, ठीक है। तो देखो ये कह रहा था ना सर कि ये आपका एक कोई लेडर है जिसका मास सर आपका m है और लेंथ आपका l है। सर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका μ2 है, सर यहाँ पर कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन आपका μ1 है। ये वाला यहाँ पर नॉर्मल रिएक्शन सर आपका n1 है, ये आपका नॉर्मल रिएक्शन आपका n2 है और ये वाला आपका एंगल थीटा दे रखा। और यह लीडर जस्ट अबाउट टू स्लिप है। एक बात बताओ, जस्ट अबाउट टू स्लिप कहने का मतलब है ना सर कि जो एंड पे आपका यह यहाँ वाला एंड मतलब अगर हल्का सा फ्रिक्शन का वैल्यू कम हुआ ना, ये ससुर घिसक जाएगा, ठीक है। घिसक जाने का मतलब स्लिप कर जाएगा, ठीक है। इसका मतलब कि यहाँ पे और यहाँ पे लगने वाला फ्रिक्शन की वैल्यू सर मैक्सिमम है और वह क्योंकि अभी रेस्ट में है तो कह सकते हैं सर कि यहाँ पर स्टैटिक फ्रिक्शन की वैल्यू का है सर मैक्सिमम है। तो हमको बताओगे यहाँ पर वैल्यू कितना होगा, तो सर यहाँ का हमें पता है μ2 और यहाँ का ही नॉर्मल इनटू n2। उसी तरह से अब यहाँ पर फ्रिक्शन की बात करेंगे सर तो यहाँ का आपका कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन μ1 और यहाँ का आपका नॉर्मल सर n1। मेरी बात समझ पा रहे होंगे। तो एक बात बताना, और सर ये वाला क्या लगेगा, एक ग्रेविटी लगेगा जो आपका mg के बराबर होगा। अगर ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम वाला अगर हम कॉन्सेप्ट लगाते हैं तो सबसे पहले आप बताइए कि यहाँ पर हम समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू जीरो करते हैं। कहा सर क्या करते हैं ना, यहाँ हम इधर की ओर एक्स एक्सिस और इधर की ओर आपका वाई एक्सिस मान लेते हैं। एक बात बताना कि अगर हम इस डायरेक्शन में मतलब इधर की ओर डायरेक्शन एक्स एक्सिस वाले डायरेक्शन में अगर हम नेट फोर्स की वैल्यू जीरो करते हैं तो आप देख पा रहे होंगे सर इधर की ओर एक फोर्स तो आपका कुछ और नहीं, ये आपका μ2 इंटू सर आपका n2 है। कहा बहुत ही बढ़िया सर। और इधर की ओर क्या है सर आपका n1 की वैल्यू, तो μ2 इंटू माइनस n1 की वैल्यू, यहाँ सब जीरो निकाल पा रहे होंगे सर। ये हमारा रिश्ता नंबर ये रहा। अच्छा उसी तरह से अगर आप समेशन ऑफ एफ एस लगाइए, एफ वाई लगाइए मतलब वर्टिकल डायरेक्शन में, समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू जीरो, तो आप कर पा रहे होंगे सर वर्टिकल डायरेक्शन में कितना आपका n2। कहा बहुत बढ़िया सर। और माइनस mg ये वाला, और ऊपर की ओर सर ये वाला कितना सर μ1 इंटू n1 का वैल्यू जीरो। यह सर रिश्ता नंबर हमारा बी हो गया। अच्छा एक बात बताओ सर, हमें कह रहा है क्या सर, देखो अगर ऑप्शंस को अगर तुम आप गौर से देखते हो ना सर तो ऑप्शन को देखो और तुम्हें एक चीज़ बात बताओ। कह रहा है क्या, अगर आप ऑप्शन सी को सिर्फ एक ऐसा ऑप्शन है जहाँ पर थीटा नहीं है, मतलब ऑप्शन सी में जो ऑप्शन है वो थीटा से एलिमिनेट करके हमें दे रखा है।
मतलब यह हमें थीटा बीटा से कोई मतलब नहीं। बाकी ऑप्शंस पर अगर आप देखते हो तो थीटा का टर्म में आया है, मतलब एक वैल्यू जो आपका n2 अगर निकालना है हमें तो वह थीटा के टर्म में आप बोल सकते हैं। यहाँ पर आप देख पा रहे होंगे सर n1 का वैल्यू थीटा के टर्म में है सर, यहाँ पर भी n1 का वैल्यू थीटा के टर्म में है सर। ये से हम क्या मतलब है ना कि एक बात बताना जरा, इन दोनों को अगर हम सॉल्व करते हैं तो कहीं से भी हमें थीटा का टर्म्स आने वाला है सर, तो कहेंगे बिल्कुल नहीं, बिल्कुल नहीं। तो सर ये वाला इसका मतलब क्या है, मतलब कि यह जो ऑप्शन है ए बी और डी यह टॉर्क से सॉल्व होने वाला। तो जरा क्योंकि थीटा बीटा उसी में आएगा, तो सर ए और बी को अगर हम गौर से देखो तो जरा इन दोनों को हमें n1 की वैल्यू एलिमिनेट करना होगा। बताओ यहाँ से n1 का वैल्यू हम कितना लिख लें पहला इक्वेशन से सर, तो कहेंगे सर n1 का वैल्यू आप लिख लीजिए। भाया तुम ऐसे काहे होता है, तो सर बताओ n1 का वैल्यू, n1 इज इक्वल टू कहेंगे सर कुछ और नहीं μ2 इंटू n2 के बराबर आप लिख पा रहे होंगे। कहा बहुत बढ़िया सर। अच्छा एक बात बताना, अगर n1 का वैल्यू अगर हम इसमें सब्स्टिट्यूट कर दें तो कोई तकलीफ होगा? कर आपका पेन आपका बोर्ड कुछ भी लिख दीजिए, हमारा उससे मतलब। तो n2 माइनस mg कहा बहुत बढ़िया, और प्लस μ1 इंटू n1, और n1 का वैल्यू सर आप चिपका दीजिए इसके साथ μ2 इंटू n2 के वैल्यू 0 के बराबर। अब देखिए n2 यहाँ से कॉमन करेंगे, कहा बहुत बढ़िया सर, तो 1 प्लस μ1 इंटू μ2 और सर इज इक्वल टू mg के बराबर हम लिख पा रहे होंगे। तो बताना है यहाँ से जरा n2 का वैल्यू कितना आया सर, सर n2 का वैल्यू कुछ और नहीं ए देवा तो में से काहे होता है, n2 का वैल्यू सर mg डिवाइड बटा 1 प्लस μ1 इंटू μ2 निकाल पा रहे होंगे। यहाँ से हम देखो एक ऑप्शन सोल्व कर डाला। अब देखो एक बात ना, तुम्हें एक चीज़ समझ में आना चाहिए कि सर एक बात बताइए हमें कि पहले तो कि एक बात बताओ कि μ1 का वैल्यू 0 है और μ2 का वैल्यू 0 नहीं होने का मतलब यह ऑप्शंस का मतलब क्या है। इसे जरा हम खोपचे में भेज दें। भाया तुम खोपचे में आते काहे नहीं हो, बड़ा बदमाश हो गया। तुम यहाँ चले जाओ, अब तुम छोटा हो गए, हाँ अब तुम छोटा हो जाओ और ये अपने तुम खोपचे में यहीं पे रहोगे। तो सर अब आज पहला ऑप्शन हमें यहाँ पर मिल गया, मतलब मेरा सर ऑप्शन सी तो मेरा सही हो गया। ठीक है सर, अब आते हैं जरा ए बी और डी को ऑप्शन को अगर तुम गौर से देखते हो तो देखना जरा, पहला μ1 का वैल्यू 0 कहना, हम ऑप्शन को आपको समझाते हैं कह क्या रहा है। अगर μ1 का वैल्यू 0 हुआ है ना सर, इसका मतलब ये वाला वॉल है जो आपका स्मूथ है, मतलब यहाँ पर फ्रिक्शन की वैल्यू 0 है। μ2 का वैल्यू 0 होने का नहीं मतलब है कि पहला ऑप्शन आप तब सोल्व कीजिए जब ये वाला आपका स्मूथ हो, ये आपका फ्रिक्शन वाला हो। ठीक है, दूसरा ऑप्शन समझिएगा, μ1 का वैल्यू 0 नहीं हो मतलब ये आपका 0 नहीं, मतलब ये वाला आपका रफ होगा, और सर μ2 0 मतलब ये आपका फ्रिक्शन लेस होगा। मतलब दूसरा ऑप्शन आप तब सोल्व करिए जब ये आपका रफ होगा और ये आपका स्मूथ होगा। सर सी तो ऑलरेडी हम सोल्व कर चुके हैं, सी अब कब का था सर, जब दोनों का दोनों रफ हो, मतलब सरफेस भी और वॉल भी। सर फोर्थ ऑप्शन पे आप आएंगे तो आप देखेंगे ए और डी का रिश्ता है। सर वही कह रहा है μ1 0 μ1 0 μ2 डज नॉट इज इक्वल टू 0 μ2 भी डज नॉट इज इक्वल टू 0। बस यहाँ पर n1 और n2 बदला, मतलब हम ए और डी को एक साथ सोल्व करने की कोशिश करते हैं। तो जरा आइएगा आपका, हम चेक करते हैं सर कि ऑप्शन ए एंड डी। ठीक है, जरा देखते हैं क्या हो रहा है। एक बात बताना गुरुदेव, हमने आपको कहा था ना कि अगर कोई भी रिजिड बॉडी अगर रोटेशनल इक्विलिब्रियम में है तो हम कोशिश हमेशा टॉर्क उस पॉइंट के अबाउट निकाल करके जीरो की करने की कोशिश करेंगे जिस पॉइंट के अबाउट कम से कम वेरिएबल्स हमें मिले। कहा बहुत बढ़िया सर, देखो अगर आप तो कह रहे हो ना इसके अबाउट जीरो कर दीजिए, इसके अबाउट जीरो कर दीजिए, इसके अबाउट जीरो कर दीजिए, मगर फायदा होगा नहीं, कैलकुलेशन बढ़ेगा। तो सर हम क्या करेंगे, देखो एक बताओ, पहला ऑप्शन देखिए, तो सर μ1 का वैल्यू अगर 0 होता है तो सबसे पहले इसको सोल्व करिए। अगर μ1 0 होता है μ1, तो यहाँ से बताओ n2 का वैल्यू किसके बराबर सर, बताओ सर। अगर μ1 0 तो n2 माइनस mg। कहा ठीक सर, माइनस mg, एक सेकंड वेट करिए सर, सही है। हाँ, तो n2 कहाँ आपने μ1 इज इक्वल टू 0 करेंगे तो μ1 0 हुआ तो n2 इज इक्वल टू mg के बराबर डायरेक्ट लिखने समझ जाएंगे। कहें हाँ सर, तो आप n2 का वैल्यू सर आप mg के बराबर लिख पा रहे होंगे। कहा ठीक सर, क्योंकि भैया यहाँ पर देखिए μ1 का वैल्यू ने 0 किया तो सर n2 का वैल्यू किसके बराबर सर, अब इधर लेके चले जाएंगे, mg के बराबर आ रहा होगा। अब पहला ऑप्शन पे आएंगे तो यहाँ ज़रा बताना आपका सर कि n1 का वैल्यू किसके बराबर है सर, μ2 इंटू n2 के बराबर। पहला ऑप्शन क्या कर रहा है सर, μ1 की वैल्यू 0, तो इस पर कोई फर्क पड़ने वाला है? कहा नहीं सर, क्योंकि 0 तो ये वाला हुआ है। तो यहाँ से बता दो हमें जरा n2 का वैल्यू किसके बराबर, mg के बराबर। तो यहाँ से आप निकाल पाएंगे μ2 इंटू mg के बराबर। कोई तकलीफ हो तो बता दो, यहाँ तक कोई तकलीफ नहीं। अरे भैया हमने कुछ नहीं किया, यहाँ पर n2 का वैल्यू mg सब्स्टिट्यूट किया है।
ठीक है। अच्छा अब देखो एक बात बताओ, तुम अगर गौर से देखो सर n2 के साथ थीटा आ रहा है और n2 के साथ ही में थीटा चाहिए। अगर मान लो यह पॉइंट आपका μ1 0 तो ये तो फ्रिक्शनलेस हुआ सर, ये वाला आपका स्मूथ हुआ। तो अगर आप मान लेते हैं अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर आप टॉर्क लेने की कोशिश करते हैं ना तो इसका भी वैल्यू आ जाएगा और इसका भी वैल्यू आ जाएगा। मतलब आपको सोल्व करने के लिए एक इक्वेशन का जरूरत और पड़ेगा, वो हम चाहते नहीं हैं। हमें चाहिए क्या, यहाँ से हमें n1 को हटाना। हम क्या करते हैं असुर ये के पॉइंट के अबाउट ही टॉर्क ले लेते हैं ले लेते हैं। तो बताओ आप हमारा पॉइंट ये वाला ये हुआ और ये हमारा पॉइंट बी हुआ। तो अगर हम टॉर्क अबाउट पॉइंट अगर हमें क्या लेते हैं सर बी अगर लेते हैं इक्वल टू 0 करते हैं तो यहाँ से हमें आसानी होगा। बताओ क्या है, क्योंकि सर n2 पहले बार में खत्म। ठीक है, तो सर यहाँ पर करिए 0। तो 0 करने से पहले हमें बताओगे अगर ये थीटा तो ये वाला आपका थीटा। तो बताओ एफ परपेंडिकुलर एम जी के लिए कौन काम करेगा सर, तो कहेंगे कुछ और नहीं सर, यह एम जी कॉस थीटा आप लिख पा रहे होंगे। कहा बहुत ही बढ़िया सर। उसी तरह से μ2 इंटू n2, सर ये वाला कंपोनेंट यहाँ तोड़िए क्योंकि वहाँ पर μ2 डज नॉट इज इक्वल टू 0 है, मतलब ये वाला आपका रफ है। तो सर ये वाला कंपोनेंट आप लिख पा रहे होंगे μ2 इंटू n2 साइन थीटा। पक्का। अच्छा बताओ ये वाला कंपोनेंट आप कितना लिखेंगे सर, अगर ये थीटा 90 माइनस थीटा तो सर ये वाला आपका थीटा, कोई दिक्कत नहीं। तो बताओ ये वाला कंपोनेंट सर आप लिख पाएंगे n2 इंटू कॉस थीटा। कहा बहुत ही बढ़िया सर। अच्छा अब इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क 0 करते हैं तो यह वाला n1 का टॉर्क 0 ही है और μ1 का वैल्यू पहले से ही 0 है, तब तो यह वाला 4 से ही 0 हो गया। ठीक है। अच्छा तो बी पॉइंट के अबाउट टॉर्क लेते हैं mg का, तो सर वह बाहर है। तो सर यहाँ पर आप रखेंगे mg इंटू कॉस थीटा इंटू सर आपका l/2 के बराबर। अच्छा जब यहाँ पर देखेंगे तो n2 का टॉर्क नीचे अंदर की ओर और इसका बाहर, मतलब इसके अलोंग दोनों का टॉर्क सेम है, तो इसको हम प्लस में लिख लेते हैं सर। तो क्या कहेंगे प्लस μ2, एक सेकंड रुक जाओ इस ससुर को हटाने दो, μ2 इंटू n2 साइन थीटा, μ2 इंटू साइन थीटा इंटू सर आपका l इज इक्वल टू, इसका टॉर्क बाहर की ओर अंदर की ओर था तो हम बाहर इज इक्वल टू में लिख लेते हैं सर, कितना आपका n2 कॉस थीटा और इंटू l। पक्का। देखो हमें चाहिए सर n2 का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ से हम n2 निकालने की कोशिश करते हैं सर। तो पहला से l से l खा जाइए। कहा बहुत ही बढ़िया सर, एक आप l खाएंगे फिर आपका ये भी l खा जाइए, ये भी l खा जाइए। तो सर यहाँ से क्या बचेगा, देखो तो सर यहाँ से हम यहीं पे देखो लिखने की कोशिश करते हैं ज़रा सा आराम से। सर n2 को उधर लेके जाएंगे, देखो μ2 इंटू n2 साइन थीटा उसको उधर लेके जाएंगे। सर n2 कॉमन निकालेंगे, तो देखो n2 हम कॉमन निकालेंगे तो बताओ तो बरखुदार क्या आएगा सर, n2 कॉमन निकालेंगे तो बचेगा μ2 साइन थीटा। कहा सर बहुत ही बढ़िया। और सर एक सेकंड माइनस में ये रहेगा और प्लस में ये वाला रहेगा कॉस थीटा। कहा ठीक सर, और इज इक्वल टू सर किसके बराबर, तो सर mg कॉस थीटा बाई 2 के बराबर। कोई तकलीफ है करा, हमारी ज़िंदगी में तकलीफ ही है सर, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा एक बात बताओ, यहाँ से आप n2 का जब वैल्यू आप लिखेंगे सर तो बताओ इतना लिखने तो कोई तकलीफ होगा सर, mg कॉस थीटा और सर डिवाइड बटा 2 इंटू कॉस थीटा और माइनस गुड़ फुट्टा इंटू μ2 साइन थीटा। ठीक है। तो आप देख रहे होंगे अगर इंटू टेन थीटा की हमें वैल्यू चाहिए तो टेन थीटा मल्टीप्लाई भी करेंगे सर, क्या आपका आएगा सर साइन बटा कॉस, कॉस उधर लेकर जाएंगे कोई फर्क नहीं पड़ेगा, मतलब कटेगा ही नहीं। यहाँ से अगर कॉस बाहर आता तो मेरा काम हो जाता, कोई दिक्कत नहीं है। मगर कोई दिक्कत नहीं तो मतलब ये वाला ऑप्शन तो सर पहले गया घरे। ठीक है। हमें बी के बारे में तो अगला हम चेक करेंगे, पहले डी के बारे में आते हैं। सर डी के चेक करने के लिए हमें सर n1 का वैल्यू चाहिए था, तो हम देखो गौर से देखो जरा, यहाँ पर तुम देखना μ2 इंटू n2 ये वाला सर, ये वाला हम इससे अच्छा से बना देते हैं सर μ2 ए भाया तुम ऐसे काहे होता, ये वाला देखो μ2 इंटू n2 ये वाला। अब भैया चलता ही नहीं है, पता नहीं का हो जाता है कभी कभी ये सर। हाँ अब चला μ2 इंटू n2, तो μ2 इंटू n2 इसका वैल्यू हम सर n1 के बराबर लिख दें। कहा बहुत ही बढ़िया सर, आपकी मर्जी है लिख दीजिए। एक बात बताना n2 वैल्यू किसके बराबर सर, mg के बराबर, इसको सर आप पुट कर लीजिए mg के बराबर। तो जरा देखना कहाँ आएगा सर mg, यहाँ पर बचेगा सर n1। कहाँ बहुत ही बढ़िया सर n1 साइन थीटा बहुत इक्वल टू बताओ mg कॉस थीटा। कहा ठीक सर mg कॉस थीटा और सर इसको आप उधर लेके जाएंगे तो mg कॉस थीटा बाई 2, mg कॉस थीटा बटा 2। सर कहाँ लिख दें, कहाँ लिख दें गुरु, इसी को जरा हम ना, ये तो हमें हर बार ज़रूरत पड़ेगा तो कहाँ लिखें। तो चला यहीं पर हम देखो कोशिश करते हैं लिखने का। ठीक है अब आ जाएगा सर, अब तो आंसर ही आ गया। बताओ mg कॉस थीटा में से माइनस mg कॉस थीटा बाई 2 करेंगे सर, mg कॉस थीटा बाई 2 आप लिख पा रहे होंगे सर, कुछ और नहीं, यहाँ से आप n1 साइन थीटा इज इक्वल टू mg कॉस थीटा बटा 2 आप लिख लेंगे सर। ये कॉस थीटा को नीचे लेकर आ जाइए, तो सर क्या लिख देंगे आप बताओ, n1 टेन थीटा, n1 टेन थीटा इज इक्वल टू mg बटा 2, मतलब मेरा डी ऑप्शन तो सही है सर। ठीक है
डी ऑप्शन। अब आते हैं बी के पास जरा, तो बी को सोल्व करने के लिए क्या करेंगे, वही काम जो अभी तक करते आए हैं। कैसे, इसे खोपचे में भेजेंगे ताकि हमें जगह मिल जाए। ठीक है, ये भैया तुम ऐसे आ जाओ, ठीक है, तुम ऐसे आ जाओ, छोटा हो जाओ तुम, और तुम चुपके से यहाँ पे पड़े रहना। ठीक है, यहाँ पे आ जाइए। अब आ जाओ जरा आपका ए वाला ऑप्शन पे। सर का तो सर एक बात, ए भैया तुम ऐसे हो रहो। अब आ जाइए, हमें सी ऑप्शन के बारे में चेक करते हैं, सॉरी बी ऑप्शन के लिए, 4 ऑप्शन बी। तो ज़रा बताना आपका 4 ऑप्शन बी। अब देखोगे ऑप्शन बी के लिए कह रहा है सर म्यू1 का वैल्यू 0 नहीं है, बट म्यू2 का वैल्यू 0 हो जाए। तो सर यहाँ पर पहले आइए, अगर म्यू2 अगर आप 0 करते हैं सर ये वाला यहाँ से, तो बताओ कि ये तो वैल्यू 0, n1 का वैल्यू 0 के बराबर हो गया। तो सर आप यहाँ से n1 के वैल्यू 0 लिख पा रहे होंगे। सर उसी तरह से बताओ अगर म्यू2 0 है, इसमें म्यू2 का कोई फर्क पड़ेगा नहीं, मगर n1 का वैल्यू 0 होने से n2 का वैल्यू mg के बराबर हो जाएगा। का ठीक है सर, n2 का वैल्यू mg के बराबर हो गया। अच्छा यहाँ पर हमें बोला n1 का टर्म, n1 का वैल्यू इन टर्म्स ऑफ थीटा लिखना। तो बताओ यहाँ से अगर म्यू2 0 होगा, सर म्यू2 0 हो गया, हमें बचा यहाँ पर सिर्फ n2 बचेगा, क्योंकि आपका फ्रिक्शन लेस हो जाएगा। तो अगर इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क लिखें या इस पॉइंट के अबाउट, तो बताओ क्या फ़ायदा होगा, हमें चाहिए सर n1 चाहिए। तो हम कोशिश ऐसा करेंगे कि जो आपका वेरिएबल कम जाए। अगर इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क हम लिखते हैं ना, तो n2 का वैल्यू 0 हो जाएगा। तुम नहीं बुझाया, हाँ, तो n2 का वैल्यू अगर 0 होगा तो हमारे लिए एक वेरिएबल्स कम जाएगा, सोल्व करने से बचेंगे। तो आइए जरा इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क 0 करते हैं, टॉर्क अबाउट पॉइंट ए इज इक्वल टू 0। तो यह पॉइंट के अबाउट n2 का टॉर्क 0 बचेगा mg। सर mg का कंपोनेंट आप mg का टॉर्क सर अंदर की ओर कितना, तो सर mg cos थीटा, ये आपका ए परपेंडिकुलर, और सर डिस्टेंस बा का है यहाँ से, सर डिस्टेंस बा l/2 है। उसी तरह से जब यहाँ पे लिखेंगे, अरे भैया अगर म्यू1 0 नहीं है तो इसीलिए आपको थीटा ए वाला होगा, सॉरी, तो अगर ये थीटा होगा सर तो ये वाला भी एंगल थीटा आप लिख पा रहे होंगे, तो सर ये वाला भी एंगल आप थीटा लिखेंगे। ठीक है, तो जरा आइए आपका, अब देखेंगे n1 का कंपोनेंट ये वाला सर बाहर की ओर, mg का कंपोनेंट टॉर्क अंदर की ओर, सर म्यू1 इंटू n1 का भी टॉर्क बाहर की ओर, मतलब यह दोनों का टॉर्क का सम इसके टॉर्क के बराबर होगा। अरे हाँ, तो सर इक्वल टू हम लिख लें डायरेक्टली, सर लिख लीजिए, हम लिखने की कोशिश करते हैं सर। तो यहाँ से परपेंडिकुलर डिस्टेंस सर एल, अब ये परपेंडिकुलर का वैल्यू का n1 साइन थीटा, तो सर लिखिए यहाँ से सर n1 साइन थीटा इंटू एल प्लस, जरा यहाँ पे आइए, म्यू1 इंटू n1 कितना सर आपका कॉस थीटा इंटू सर आपका एल इंटू एल। तो सर हमें चाहिए किसका, n1 का वैल्यू चाहिए इन टर्म्स ऑफ थीटा। तो इससे खा जाइए पहले, एल से एल खा जाइए, इससे एल खा जाइए। तो सर यहाँ बचेगा आपका mg कॉस थीटा इंटू 1/2 इज इक्वल टू, आप गौर से देखेंगे तो n1 का वैल्यू 0, मतलब ये वैल्यू आपका 0 लिख पा रहे होंगे। तो सर बचेगा का, अच्छा ये भी 0, तो यहाँ से कोई रिलेशन मिला ही नहीं, तो ये तो ऑप्शन ही पहले ही ख़त्म हो गया। ठीक है, मेरी बात समझ पा रहे होंगे, हमारी बात समझे कि नहीं समझे। देखो हम आपको समझाते हैं, समझा दिए, तो आगे आओ सर। आगे कौन सा सवाल बचा हुआ है, एक, हाँ एक सर ये भी आपका शायद ये भी एडवांस का ही, हाँ जी एडवांस 2016 का सवाल ये भी है। अगर आप पढ़ पा रहे होंगे तब ठीक है, नहीं तो एक सेकंड ज़रा वेट करिए। सही है सर, क्योंकि डर लगता है ना भाया कि हम इधर वीडियो शूट कर लें, उधर हुआ ही नहीं है, तो इसलिए हमें देखना पड़ता है बीच बीच में। सुनिए मेरी बात, इस सवाल को हम पढ़ के आपको समझाते हैं। तो पहले पढ़िएगा, आप कह रहा है कि अ यूनिफॉर्म वुडन स्टिक ऑफ मास 1.6 kg एंड लेंथ l रेस्ट्स इन एन इंक्लाइंड मैनर ऑन अ स्मूथ वर्टिकल वॉल ऑफ हाइट h जो l से कम है। अभी हम सब कुछ आपको समझा देंगे, ठीक है, आप पढ़ लीजिए एक बार। such that a small portion of the stick extends beyond the wall, the reaction force of the wall on the stick is perpendicular to the stick। अच्छा ठीक है, एक चीज़ ये ध्यान रखना है। दूसरा बात कह रहा है कि the stick makes an angle 30 degree with the wall and the bottom of the stick is on a rough floor। the reaction of the wall on the stick is equal to the magnitude of the reaction of the floor on the stick। HYL पूछा और फ्रिक्शन ऑफ द बॉटम पूछा, आप पढ़ लिए होंगे, हम आपको समझाने की कोशिश करते हैं। देखो एक आपका एक रॉड है, ठीक है, पहली बात तो ना कि ये वाला इसे ज़रा सा हम नीचे कर लेते हैं। भैया तुम ऐसे ही रहो, ठीक है, ये कुछ ऐसे है, ठीक है, वॉल से सपोर्टेड है और ये वाला, ठीक है। अब मेरी बात समझ पा रहे हूँ, इसको कुछ मैं ये लाइन मान लीजिए ना, एक वॉल है आपका ये, ठीक है, ये कह रहा है सर ये वाला आपका हाइट h के बराबर है और सर इसका मास m की वैल्यू शायद सर 0.16 kg है, 1.6 kg, 1.6 kg और सर इसका लेंथ आपका l दे रखा है पूरा,
और जो कह रहा है जो एच का वैल्यू है सर वो एल से कम है, ऑब्वियसली दिख भी रहा है, ये आपका 90 डिग्री है, कुछ हिस्सा इसका बाहर निकला हुआ है और ये वाला एंगल सर वो 30 डिग्री बना रहा है। दूसरा बात उसने बोला है कि जो सर आप नॉर्मल लगाएंगे, यहाँ वाला नॉर्मल और ये वाला नॉर्मल एक दूसरे का बराबर होगा, मगर यहाँ पर लगने वाला खास बात ये है कि सर यहाँ पर जो नॉर्मल लगेगा कुछ यह इस तरह से ही लगेगा। ठीक है, तो जरा सॉल्व करने की कोशिश करते हैं सर। और यहाँ पर आपका जो फ्रिक्शन का वैल्यू बोला है सर, मान लेते हैं आपका यहाँ फ्रिक्शन का वैल्यू सर एफ एस है और एफ एस का वैल्यू सर वह एफ बोला है, वो खुद बोला है कि यह रेस्ट में है। आज आप समझ पा रहे होंगे। तो एक बात होती है, ये आपका क्या लगा सर, ये वाला आपका एम जी लगा। ठीक है, अगर ये थीटा है तो बताओ सर ये वाला एंगल कितना 60 हुआ, अगर ये 30 तो बताओ ये 60, तो ये भी फिर से कितना हुआ सर आपका 30 हुआ। आज आप समझ पा रहे होंगे। अच्छा तो समझिएगा, बताइएगा हमें कि अगर हम ये वाला कंपोनेंट अगर यहाँ से तोड़ने की कोशिश करें सर ए वाला और एक कंपोनेंट सर ए वाला, तो क्या इससे कोई दिक्कत होगा? कहा नहीं सर, आप आसानी से आप इसे लिख पा रहे होंगे सर एन कॉस 30। ठीक है सर। अच्छा ऊपर की ओर कितना लिख पा रहे होंगे सर, तो आप कहेंगे एन साइन 30 के बराबर आप लिख पा रहे होंगे। कहा ठीक, बहुत बढ़िया। तो एक बात हमें बताओ कि सर अगर यह इक्विलिब्रियम है तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 0 करते हैं। या समेशन ऑफ एफ एक्स की वैल्यू 0 कहने का मतलब है कि अलॉन्ग द हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में वुडन स्टिक पे लगने वाला नेट फोर्स की वैल्यू सर 0 है। कहा बहुत बढ़िया सर। तो एक्स कहने की जरूरत नहीं है सर कि आपने इधर की ओर एक्स माना है सर, ऊपर के डायरेक्शन को आप वाई मान चुके हैं। तो बताओ जरा, तो एक बात बताना हमें, अगर हम हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में अगर फोर्स लिखें तो कहेंगे सर कुछ और नहीं एन कॉस 30। ठीक है सर, एन कॉस 30 और सर कोई फोर्स लगेगा, हाल एक लगेगा ना फ्रिक्शन की वैल्यू, तो एन कॉस 30 माइनस एफ ए इज इक्वल टू 0, कोई दिक्कत नहीं। अच्छा दूसरा इक्वेशन लिखेंगे वर्टिकल डायरेक्शन में, तो क्या कहेंगे सर समेशन ऑफ एफ वाई इज इक्वल टू 0। तो ऊपर की ओर सर एन साइन 30 लिख लीजिए, एन साइन 30 सर। दूसरा आपका माइनस एम जी, कहा बहुत बढ़िया। और सर ऊपर की ओर एक प्लस एन, इसका वैल्यू 0 के बराबर। तो बताओ कि एन बाई 2 साइन 30 कितना सर, एन 1/2 और प्लस एन का वैल्यू एम जी के बराबर। तो यहाँ क्या आ जाएगा सर 3n/2 इज इक्वल टू एम जी। तो यहाँ से नॉर्मल का वैल्यू आप लिख पा रहे होंगे सर 3mg 2mg/3 2mg/3। सर इसका फ़ायदा क्या होगा, देखो तुम्हें फ़ायदा ही फ़ायदा दिखाते हैं। हमें फ्रिक्शन का वैल्यू पता चल जाएगा, तब पुट करिए यहाँ पे जरा सर एन का वैल्यू सर 2mg/3 और सर इनटू बताओ कॉस 30 कितना सर, कॉस 30 60 के बराबर होता है साइन का, इज इक्वल टू एफ के बराबर। तो सर यहाँ से एफ का वैल्यू लिख पा रहे होंगे आप, इससे जरा आप खा जाइए √3 से। सर नीचे क्या बचेगा mg/ सिर्फ √3 बचेगा। हम देख लें सही, हमने ऑप्शन निकालें फ्रिक्शन का वैल्यू, फ्रिक्शन का वैल्यू mg/√3। तो सर सबसे पहले तो आप सबसे पहले m का वैल्यू पुट करिए सर 1.6 kg, g का वैल्यू सर 10 बोला है और नीचे बटा √3, तो सर ये आ जाएगा 16/√3 न्यूटन। सर देखिए कौन सा ऑप्शन है 16/√3 न्यूटन, 16/√3। सर ये भी आपका, अरे भैया ये भी 16√3 लिखा हुआ है, 16/√3 ये भी सर 16/√3 लिखा हुआ है, ये तो पहले गया। अच्छा ये आपका हो सकता है, मतलब कि एक ऑप्शन इसमें तो नहीं होगा, कौन सा सर सी वाला, क्योंकि यहाँ हम एफ का वैल्यू निकाल चुके हैं। अब हमें पूछा h/l का वैल्यू पूछा है सर, वो कैसे निकालेंगे जरा आइए भैया, ये √3 से √3 कटेगा तो ले दे करके यह 16/√3 ही लिखा हुआ है। ठीक है, तो सर आगे आइए, अब हम देखो टॉर्क की वैल्यू 0 निकालते हैं, 0 करते हैं, क्योंकि हमें चाहिए आपका f/l की वैल्यू। तो एक बात सॉरी h/l का, h ई वाला सर पूरा लेंथ l वाला। तो हम क्या करते हैं ना, एक बात बताओ कि अगर हम ये वाला लेंथ की अगर बात करें, ये वाला लेंथ का, तो तुम हमको बताओगे सर ये वाला लेंथ कितना है। सर इसको हम कुछ देर के लिए x मान ले। अब देखो अगर आप ना, हम जब स्टार्ट कर रहे हैं, हम लोग 1 तारीख से स्टार्ट करने वाला ये 11th क्लास फिर से, तो वहाँ पर हम जब बेसिक्स मैथ्स पढ़ाएंगे तो वहाँ पर आपको कुछ ट्रायंगल्स की रेशियो, साइड का रेशियो का वैल्यू आपको याद रखना होगा। नहीं भी याद है तो कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं sin 60 कुछ देर के लिए। तो यहाँ लगाइए आप sin 60 जरा लगाइए। सर sin 60 आप लगाएंगे तो कहेंगे सर h/x लिखेंगे, और यहाँ से x का वैल्यू लिख पा रहे होंगे। बताओ ये कितना सर sin 60 सर √3/2, तो बताओ यहाँ से आ रहा होगा सर 2h/√3 लिख पा रहे होंगे। तो आप बहुत बढ़िया सर। हमें कहा आपसे बात पूछी सर ये क्यों निकाला, देखो हमें पता है ना कि अगर आप सेंटर ऑफ ग्रेविटी एम जी का वैल्यू लगाओगे तो एम जी सर कहीं बीच में लग रहा होगा और एम जी कहीं और नहीं, यहाँ से आपका आधा डिस्टेंस, ये भी आपका l/2 और ये भी आपका l/2, ये बातें ध्यान रखने वाली है सर। ये वाला सर यहाँ से अगर बात करें तो ये वाला आपका वैल्यू अभी भी l/2 ही रहा होगा, बट ये वैल्यू निकालना इसलिए क्योंकि इसका अगर टॉर्क हम लिखेंगे इस पॉइंट के अबाउट अगर हम टॉर्क n1 का लिखेंगे तो हमें यह वाला लेंथ चाहिए h के टर्म में, इसलिए हमने ऐसा लिखने की जरूरत किया। तो बताओ जरा, तो हम क्या करते हैं सर, इस पॉइंट को हम O कह देते हैं कुछ देर के लिए, हम टॉर्क अबाउट O की वैल्यू 0 कर लेते हैं।
कहा है सर हमें चाहिए एच बाई एल का वैल्यू चाहिए, तो यहाँ पर हमें ना एन का वैल्यू नहीं चाहिए, एन का वैल्यू ऑलरेडी हम निकाल चुके हैं, जरा आसानी होगा। कहेगा सर यहाँ पर एफ का वैल्यू तो निकाले थे, तो भैया एफ का भी टॉर्क लेना पड़ता, एन का भी टॉर्क लेना पड़ता, समझे कि नहीं बुझाया तुमको, वो बरखुदार बताओ। तो सर आइए करिए इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क जीरो, तो ये तो खा गए दोनों का, एन और एफ खा गए, तो बचा सर एम जी। तो भैया तुम हमको एक बात बता दो हमको कि ये वाला इसको ऐसे कर दें, कर दीजिए आपका मर्जी, हम कहा बोलें। तो ये अगर 60 डिग्री है तो ये वाला भी एंगल 60 डिग्री होगा। तो इधर की ओर कंपोनेंट तो एम जी का, तो कहेंगे सर ये का होगा, ये एम जी का 60 होगा, समझे कि नहीं, एम जी कॉस 60। तो सर इस पॉइंट के अबाउट आप टॉर्क लिखिए, सबसे पहले एम जी का टॉर्क लिखेंगे, तो बताओ क्या लिखेंगे सर, एम जी कॉस 60, एम जी कॉस 60। और ये वाला डिस्टेंस सर करा है सर इसका एक्स का आधार है, बरखुदार ये सेंटर पर ग्रेविटी, सेंटर पे लग रहा है, ग्रेविटी क्यों लगता है, तो ये सर L/2 ये लिखेंगे, तुम यहीं तो फंसते। बताओ ये वाला अब N1 का टॉर्क सर इधर की ओर है, तो माइनस, और N1 तो पहले से दे रखा सर परपेंडिकुलर, N परपेंडिकुलर है, तो N इंटू एक्स, एक्स का वैल्यू कितना निकाले हैं आप सर 2h/√3 का वैल्यू 0 के बराबर आप कर लीजिए। कोई दिक्कत, अच्छा पूछा क्या चीज़ हमसे सर, H/L पूछा था हमसे, हाँ H/L पूछा है, सही जा रहे हैं सर। तो सर हमको बताइए एम जी और कॉस 60 सर 1/2, तो सर यहाँ पर आप L/4 लिख पा रहे होंगे, अरे भैया L/4 इज इक्वल टू सर एन उधर लेके चल जाइए, तो सर n इंटू 2h/√3, सर यहाँ से आप लिखेंगे एम जी इंटू L/4 इज इक्वल टू नॉर्मल, सर n का वैल्यू कहाँ निकाले हैं आप, 2mg/3 निकाले हैं, तो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर दीजिए सर 2mg/3 इंटू 2h/√3। यहाँ तो कोई तकलीफ है, तो देखो जरा एम जी से एम जी को शहीद करो, कर दिया। हमें चाहिए H/L का वैल्यू, तो सर H/L, H उधर है L उधर है, तो हम 3√3 इधर लेके आते हैं, 3√3/4 दूना 8, कोई दिक्कत, बाकी कोई गलती नहीं, 3 2 दूना 4 चौके 16, 1 इंटू 2 और आएगा, मतलब H/L का वैल्यू सर आया 3√3/16। तो जरा चेक करते हैं सर कौन है, 3√3/16 सर 3√3/16 ये हमारा ए वाला है, कोई दिक्कत। तो ये हो गया सर आपका एक और बेहतरीन सवाल, और आगे बढ़ते हैं। ये हम पढ़ रहे हैं अभी लेडर बेस्ड प्रॉब्लम पढ़ रहे थे, तो एक सवाल और कर देंगे जल्दी से, ये वाला, ठीक है, जल्दी सब सोल्व करिए और हमको बताइए। देखो क्या कह रहा, हम पढ़ के बताते हैं। यूनिफॉर्म बीम ऑफ मास एम है इज इंक्लाइन एट एन एंगल थीटा, ठीक है सर, to the horizontal, its upper end produces a 90 degree bend in a very rough rope। अच्छा बहुत अच्छा, रफ कहने का मतलब है ना सर, पहली बात ध्यान दीजिए कि रफ कहने का मतलब कि सर यहाँ का टेंशन और यहाँ का टेंशन की वैल्यू अलग होगा, ठीक है। ये बातें कहाँ सीखना होता है, करा कहीं भी सीखना होता है, वो हमारा मतलब हैं सर, वो न्यूटन ला जब सीखना बरखुदार। तो बताओ थीटा टू द हॉरिजॉन्टल, इट्स अपर एंड प्रोड्यूसेस अ 90 डिग्री बेंट इन अ वेरी रफ रोप टाइड टू अ वॉल एंड इट्स लोअर एंड रेस्ट्स ऑन अ रफ फ्लोर। रफ फ्लोर मतलब सर यहाँ पर कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन म्यू एस है, और क्या कह रहा है, ठीक है, और कुछ नहीं। अच्छा, रोड का मास ई मॉडल रखा है, इफ द कोएफिशिएंट ऑफ स्टैटिक फ्रिक्शन बिटवीन बीम एंड फ्लोर इज म्यू डिटरमाइन एन एक्सप्रेशन फॉर द मैक्स। अच्छा एक बात देखो, इस गौर से समझना, अगर आपको ये देखो, अगर पॉइंट को आप पढ़ते हो मैक्सिमम मास एम ये वाला, ठीक है, तो इसको आप यहाँ से एक चीज़ बताएंगे, या तो देखो अगर आपसे नहीं पूछा होता, बोलता ना, ऐसे भी पूछ सकता था कि एक एम का बताओ कि रेंज बताओ कि हम किसके बीच वैल्यू रखें ताकि यह हम स्लिप करें ना, ये आपका इक्विलिब्रियम इस तरह से रखा हुआ रह जाए। कहा ठीक सर, तो ये कैसे पॉसिबल था, तो वो ना अगर वैसा पूछे, रेंज पूछे, तो रेंज निकालने के लिए आपको पता है कि हम कैसे करते हैं कि पहले आप ना यहाँ से एफ एस का वैल्यू निकालेंगे, आप एफ एस मैक्स नहीं लगाएंगे, एफ एस का वैल्यू लगा करके एफ एस की वैल्यू कुछ वेरिएबल्स के टर्म्स में निकालेंगे आप, वह एम का वैल्यू आएगा, हमें पता है एम के टर्म्स में ही आएगा, फिर आपको पता है वहाँ पर क्या लगाते हैं, एफ एस लेस देन इज इक्वल टू एफ एस मैक्स, वहाँ से आपका एक रेंज मिल जाएगा। बट ये हमें पहले ही बोल दिया है ना कि भैया हमें मैक्सिमम मास एम, तो हमें आसानी हो गया यहाँ पर कहने के लिए कि सर देखिए ये बात है ना, बात कुछ ऐसा है, क्या है, बात कुछ ऐसा है कि यहाँ पर जो फ्रिक्शन लगने वाला है ना सर, वो पहले से मैक्सिमम बोल दिया, ठीक है, हमें कहने की ज़रूरत ना है। तो यहाँ पर जो फ्रिक्शन का वैल्यू लगने वाला है सर, ये आपका क्या है, एफ एस मैक्स के बराबर होगा। और सर एफ एस मैक्स हमें पता है क्या सर, म्यू एस इंटू एन, यहाँ का नॉर्मल सर कितना, अब तो यहाँ का नॉर्मल हम दिखा देते हैं सर, यहाँ का नॉर्मल हम इससे दिखाते हैं, भैया तू ऐसे बन जा और तुम बॉर्नविटा खा लो सर। तो यहाँ का वैल्यू बन गया सर आपका, यह नॉर्मल हम यहाँ पर एन बोल पा रहे होंगे, तो यहाँ पर सर म्यू एस इंटू एन आप लिख रहे होंगे। कहा ठीक सर। एक बात हम आपसे पूछते हैं, कह रहा है क्या, अगर हम टेंशन की देखें तो बताओ यहाँ पर टेंशन आपका सर, एक टेंशन टी तो इधर लग रहा होगा,
ठीक है। अच्छा एक वाला बताओ, अगर ये वाला टेंशन हमें यहाँ T1 हमें कहना पड़ेगा, ठीक है, तो यहाँ T1 का नीचे की ओर कितना आपका सर mg, कैपिटल mg के बराबर। तो सर पहला बात तो यह कह देंगे अगर यह आपका इक्विलिब्रियम मतलब ऊपर नीचे मूव नहीं कर रहा था, सर T1 का वैल्यू आपका कैपिटल m इंटू जी के बराबर। अच्छा अब देखो यहाँ से यहाँ तक आपका रोप आपका सेम है, तो आप कहेंगे सर टेंशन का वैल्यू सेम होगा, मतलब यहाँ पर जो आपका फ्रिक्शन का वैल्यू लगने वाला था सर वो कुछ और नहीं m इंटू जी लगने वाला है, ठीक, टेंशन का वैल्यू। बस इतना सा बात है, इसका काम खत्म हुआ। यहाँ पर हम mg लगा दिए, मतलब अब एक रॉड ये वाला कुछ ऐसा बन गया कि ये आपका एक रॉड थी, रॉड नहीं बोल रखा है, हाँ जो भी बीम है आपका, यहाँ पर सर आपका एक वैल्यू आपका टेंशन टी, और सर नीचे की ओर आपका यहाँ पर एक वैल्यू लग रहा है आपका कैपिटल एम इंटू जी। सर यहाँ पर आपका फ्रिक्शन का वैल्यू सर म्यू एस इंटू एन, और सर यहाँ पर आपका नॉर्मल वही वाला एन के बराबर। बस इतना। और एक बात और सर, यहाँ पर आपका ये फोर्स आपका एम जी कितना, स्मॉल एम इंटू जी। अगर हम यहाँ पर यह बीम का एबिलिटी बनाएं तब यह कुछ ऐसा बन रहा होगा। अच्छा अब एक बात बताओ, हमें कह रहा है क्या, अगर पहले बताओ अगर रोटेशन या ट्रांसलेशनल इक्विलिब्रियम में है, सबसे पहले आपका एफ एक्स और एफ वाई जीरो करेंगे, सीधी सी बात है, मतलब कि एक वर्टिकल डायरेक्शन और एक आपका हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन में। सर वर्टिकल डायरेक्शन जरा आप लिखेंगे तो क्या लिख पा रहे होंगे सर, आप कहेंगे कुछ और नहीं सर, एम जी प्लस ये कैपिटल एम जी, बहुत ही बढ़िया, कैपिटल एम जी इज इक्वल टू किसके बराबर सर, आपका इज इक्वल टू एन के बराबर। तो ये सर रिश्ता नंबर हमारा 1 हुआ, ठीक है, ये रिश्ता नंबर हमारा 1 हुआ। दूसरा बात बताना हमें सर अगर ये वाला अगर थीटा दे रखा है, ठीक है, तो कोई बात है। अच्छा हॉरिजॉन्टल डायरेक्शन जरा बैलेंस करेंगे सर, तो टेंशन का वैल्यू जो आएगा सर वह म्यू एस इंटू एन के बराबर आ रहा होगा। कहा कोई दिक्कत नहीं सर, ये हमारा रिश्ता नंबर 2 हो गया। अच्छा अब देखो सिंपल सी बात है सर, अब कुछ करना ही नहीं है, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो, एम का मैं वैल्यू पूछा, इस पॉइंट के अबाउट टॉर्क निकालो और जीरो करो। अगर इस पॉइंट को अगर हम कुछ देर के लिए कह दें तो कोई तकलीफ नहीं। अच्छा करा पूछता भी अपने है मास्टर और बताता भी अपने, करा कोई तकलीफ, करा नहीं, तो हमसे पूछा कब तुम, जो हम बोले ना। एक बात बताओ सर, ये वाला हम कुछ ऐसा यहाँ से तोड़ लें परपेंडिकुलर, या रॉड के परपेंडिकुलर हमने इसलिए बनाया क्योंकि हमें आर परपेंडिकुलर या ए परपेंडिकुलर की वैल्यू निकालने में आसानी होगा, और कुछ लिए नहीं। तो सर एक बात बताओ कि अगर ये वाला एंगल अगर थीटा रहा होगा तो गुरु आप एक बात हमको बताओगे कि ये वाला भी एंगल थीटा, सर कोई दिक्कत नहीं। तो सर ए 90 माइनस थीटा, तो कंपोनेंट टी का जो इधर की ओर तोड़ेंगे तो आप इस बात से सहमत हैं सर कि यह वाला आपका टी साइन थीटा आ रहा होगा। कहा ठीक सर, थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये भी थीटा आ रहा होगा, तो सर ये वाला कंपोनेंट आप तोड़ेंगे तो कुछ और नहीं सर, बताओ कितना आएगा सर, m इंटू जी, क्योंकि यहाँ एम जी कंपोनेंट है तो एम जी का थीटा, तो ये थीटा 90 माइनस थीटा, तो सर सही लिखे ना साइन थीटा, बहुत ही बढ़िया। थीटा 90 माइनस थीटा, तो ये आपका थीटा होगा, तो ये आपका आ जाएगा एम जी कॉस थीटा। कोई दिक्कत है, थीटा 90 माइनस थीटा सही है, कोई दिक्कत नहीं। अब आइए जरा हमें अब क्या करते हैं सर, इसको हम कैसे करें कि हमको दिक्कत ना हो। सर इसको हम यहाँ भेज देते हैं और ज़रा सा छोटा कर देते हैं, ये तो हमारे बस में है। सर इसको ज़रा हमें सीधा कर लेते हैं, तुम भाई ऐसे होगा तो बहुत तकलीफ़ होगा हमको, तुम सीधा काहे नहीं हो तो ससुर, हाँ तुम ऐसे रहो आराम से यहाँ पे, ठीक है। अब आ जाओ सर, हमें क्या चाहिए था, इस पॉइंट के अबाउट हम टॉर्क लेते हैं। ज़रा देखो कि mg का कंपोनेंट अगर आप तोड़ते हैं, mg का भी कंपोनेंट सर, तो mg का भी कंपोनेंट तोड़िए देते हैं, आप काहे के लिए तकलीफ में रहेंगे सर, ऐसे ले लीजिए एक। और सर हमें पता है कि यहाँ पर आपका n1 लग रहा होगा, सॉरी n1 ये वाला सर आपका क्या है, m इंटू जी के बराबर, m इंटू जी के बराबर, ठीक है। ये वाला कंपोनेंट अगर है थीटा, तो ये वाला आपका थीटा होगा सर, तो इधर कंपोनेंट कितना आएगा सर, mg इंटू कॉस थीटा। पक्का, कहा कोई दिक्कत नहीं सर। अगर गलती हो तो हमें बताया करें, कहाँ बताया, कमेंट सेक्शन में, मगर कोशिश करेंगे कि गलती ना होने दे कैलकुलेशन में, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। तो जरा लीजिए सर टॉर्क अबाउट, अगर वो आप जीरो करिए सर, जीरो करेंगे तो बताओ सबसे पहला क्या आपका इसका टॉर्क के अबाउट, तो अगर इस पॉइंट के अबाउट एन का और एफ एस मैक्स का टॉर्क तो जीरो हो गया, लेने की कोई ज़रूरत नहीं है। तो एक बात बताएं जरा, इसका टॉर्क आप देखेंगे तो एम जी कॉस थीटा का टॉर्क सर बाहर क्यों आ रहा था, तो आप यहाँ लिख पा रहे होते सर आपका एम जी कॉस थीटा, अरे सर बोलिए एम जी कॉस थीटा इंटू सर आपका L/2। अच्छा ऊपर जाएंगे तो एम जी कॉस थीटा का टॉर्क एक पॉजिटिव है, कैपिटल एम जी वाला, सर एम जी कॉस थीटा इंटू एल, और सर इज इक्वल टू किसका टॉर्क के बराबर है, टी साइन थीटा इंटू एल के बराबर, टी साइन थीटा इंटू एल के बराबर। तो सर का, तो यहाँ से हमको तुम टी का वैल्यू बता दो, हमें चाहिए सर क्या, हमें चाहिए का चाहिए, और नॉर्मल कहाँ गया देवर, अच्छा नॉर्मल इधर की ओर, कोई दिक्कत नहीं, ठीक है सर कोई बात नहीं। तो यहाँ से सर हम क्या करते हैं, पुट्ठी कर लेते हैं, एम जी एल एल तो कट रहा होगा, काट दीजिए कोई दिक्कत नहीं है। तो एम जी कॉस थीटा बचा सर, ठीक है।
और बटा 2 भी यहाँ पर लिखना है सर, प्लस mg cos थीटा इज इक्वल टू, बताओ टी का वैल्यू सर म्यू एस इंटू एन। अच्छा म्यू और एन का वैल्यू सर कितना आपका, तो पहले यहाँ से पुट्टी कर लेते हैं, mg प्लस mg, कोई दिक्कत तो बताओ, इंटू सर साइन थीटा, कोई तकलीफ नहीं सर। फिर से हम देख लेते हैं सर, टेंशन का वैल्यू म्यू एस इंटू एन, तो म्यू और एन का वैल्यू सर यहाँ टिपका दिए हम, और साइन थीटा पहले से हमने, कोई दिक्कत नहीं। यहाँ से हमें कैपिटल एम का वैल्यू चाहिए सर, तो कैपिटल एम जी का वैल्यू कैसे निकालेंगे, देखो हम डायरेक्ट लिखने की कोशिश करें, करा आपका बोर्ड आपका पेन, आप कुछ करिए उससे हमको मतलब, तो बताओ एम जी कॉस थीटा इज इक्वल टू, यहाँ से आप लिख पा रहे होंगे सर म्यू एम जी साइन थीटा, और सर प्लस म्यू इंटू एम जी साइन थीटा, कोई दिक्कत नहीं। देखो हम ना डायरेक्ट, क्योंकि स्पेस कम है तो हम जल्दी लिखेंगे। एक बात बताना सर, यह देखो आपका ये वाला वैल्यू एम जी कॉस थीटा को, और एक आपका यहाँ पर आपका एम जी साइन थीटा है, तो यहाँ से हम एम कॉमन निकाल रहे होंगे और इसको आप इधर लेकर आइए। तो सर यहाँ पर क्या बचेगा, देखो जरा सर, बचेगा एम जी कॉस थीटा माइनस म्यू एम जी साइन थीटा माइनस म्यू एम जी साइन थीटा, और सर डिवाइड बटा इसको उधर लेके जाएंगे, तो सर कॉमन का आने वाला है म्यू जी माइनस सर आपका एम माइनस जी कॉस थीटा, ये आपका एम का वैल्यू आ गया। तो सर जी खा जाओगे सर, तो कैपिटल एम का वैल्यू आप लिख पा रहे होंगे एम कॉस थीटा माइनस म्यू एम साइन थीटा डिवाइड बटा म्यू माइनस कॉस थीटा। आप एम का वैल्यू निकाल पा रहे होंगे। आप कोई तकलीफ हो तो हमको बता दो। करा तकलीफ तो आप नहीं समझेंगे मास्टर, क्या बताएं हम, हमारी ज़िंदगी बर्बाद हो गया। वो कोना में जाके रो रख रहा है, मम्मी बचा लमका, ये देखो इधर। हाँ तो अब बताओ, कह रहा है डिटरमाइन द मैग्नीट्यूड ऑफ रिएक्शन फोर्स एट द फ्लोर एंड द मैग्नीट्यूड ऑफ फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑन द रोप एट पी इन टर्म्स ऑफ एम एंड म्यू। रिएक्शन फोर्स एट द फ्लोर, तो सर एन का वैल्यू पूछा हमसे, तो एन का वैल्यू तो यही वाला आ जाएगा सर, यही तो आ जाएगा आपका फ्लोर। तो सर रिएक्शन फोर्स का वैल्यू तो आपका कहाँ लिख दे सर, बी नंबर में। तो एन का वैल्यू कहाँ आया है हमारा गुरुदेवा, एम जी प्लस एम जी ही तो आया है, कहा ठीक है। जहाँ सी नंबर में क्या कह रहा है, सी नंबर में उसी में पूछ रहा है हमसे, कह रहा है कि क्या कह रहा है, मैग्नीट्यूड ऑफ द फोर्स एक्सर्टेड बाय द बीम ऑन द रोप एट पी, मतलब एट, अच्छा पी कहाँ है सर, अच्छा ऊपर वाला है। तो एक बात बता भैया, नेट फोर्स पूछा था, ये टी और आपका इसका एम जी का, तो आपको एफ नेट नहीं निकालना आएगा सर का, ये तो हमारा बाएं हाथ का खेला है मास्टर। कर का देखो आपका ऊपर की ओर सर टी का स्क्वायर और सर प्लस नीचे की ओर आपका एम जी का स्क्वायर, आप लिख लेंगे। और टेंशन का वैल्यू ऑलरेडी हम सर निकाल चुके हैं, म्यू एस इंटू एन। यहाँ पर इसको पुट करेंगे, जो आंसर आएगा आपका वो आंसर हो जाएगा। ठीक है, आशा आप समझ पा रहे होंगे। ये एक बेहतरीन सवाल था। और कोई सवाल बचा है तो देख लेते हैं सर। अब हमारे हिसाब से तो नहीं होना चाहिए। तो ये हमारा था रोटेशनल इक्विलिब्रियम। अब हम लोग आगे एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाले, जिससे नाम है एंगुलर मोमेंटम। तो जल्दी से स्टार्ट हो जाए, नया पेज निकालोगे और हेडिंग डालोगे एंगुलर मोमेंटम। ठीक है, कोशिश करेंगे आज अच्छे दूर तक चले जाएं, ताकि अगले क्लास में हम लोग कंबाइंड मोशन तक पहुंचने वाले हैं। देखो अभी हम लोग क्या पढ़ रहे हैं सर, एक रिजिड बॉडी जो एक प्योर एक फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट रोटेट कर रहा है, उसका हम क्या पढ़ा, काइनेटिक एनर्जी हमने पढ़ा। फिर उसके हमने टॉर्क क्या होता है सर, उसके बाद फिर हमारा रोटेशनल इक्विलिब्रियम उसी से रिलेटेड वगैरह था। ठीक है, तो हमें अभी तक ये पढ़ रहे थे। अभी भी हम एंगुलर मोमेंटम किस लिए पढ़ेंगे सर, कि अगर कोई रिजिड बॉडी अगर रोटेट कर रहा है किसी फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट, जैसे सर फिक्स्ड एक्सिस का मतलब ये हमारा पेन है, इसको हम यहाँ से खोप देते हैं, तो खोप देते हैं तो क्या करेगा, इसे घूमेगा, तो यह फिक्स्ड एक्सिस के अबाउट घूमेगा कि नहीं घूमेगा। तो इसी को बोलते हैं रिजिड बॉडी का मोशन अबाउट द फिक्स्ड एक्सिस ऑफ रोटेशन, जिसे हम क्या कहते हैं, प्योर रोटेशनल मोशन। पक्का, हाँ ठीक है। रोलिंग मत बोलना, ठीक है। रोलिंग आने वाला कंबाइंड मोशन जब हम लोग आगे पढ़ेंगे, उसके बाद आपका लास्ट टॉपिक होगा प्योर रोलिंग मोशन। ठीक है, वो भी कंबाइंड मोशन का ही एक टाइप है, स्पेशल केस है। ठीक है, तो सर एंगुलर मोमेंट आप हेडिंग डालेंगे और एकदम पेन पेपर को आराम से रख देंगे 10 मिनट के लिए। जब हम आपसे कहें तभी आप सवाल यहाँ पर आए तो आप ट्राई करिएगा खुद से, उसके बाद वीडियो को पॉज करके। ठीक है, उसके बाद ही सोल्यूशन देखेंगे। तो पहले 10 मिनट आप पेन पेपर को छोड़ दो और तुम बकैती करना बंद करो और हमारे तरफ देखो। करा हम तुम्हारे तरफ नहीं देखेंगे, क्योंकि तुम हमारे हीरो थोड़े हैं, हम तुम्हारी तरफ देखेंगे। एक बात बताओ गुरुदेव, देखो समझना,
तो पहले कुछ चीज़ें हम लिखते हैं, देखो लिखते हैं कि बताओ कि इट इज डिफाइंड फॉर एन ऑब्जेक्ट अबाउट अ पॉइंट। कहा नहीं बुझाया सर, हमने कहा ना बस 10 मिनट तुम कुछ नहीं बोलोगे, ठीक है, खुद से भी कुछ नहीं बोलोगे, चुपचाप बैठ करके देखोगे। तो बताओ क्या कर रहे हैं हम, देखो तुमसे एक बात करते हैं, कर बात करना कुछ नहीं, आप ही बोले ठीक है सर हम नहीं करेंगे, माफ़ कर दो हमारा जबान टूट गया था, फूट गया था, लूट गया था जो हम बोल दिए तुमको। एक बात बताओ कि ये है ना हमारा रहा पोजीशन वेक्टर, करा किसका, हम बताते हैं ना किसका, सर एक और बन जा, तुम तो भाया चेंज हो जाओ कलर और तुम कुछ ऐसा आ जाओ, ठीक है, ये मान लो सर कुछ ऐसा था, करा क्या था, हमने कहा ना देखो हम बताते हैं कि कोई पॉइंट है आपका, ठीक है, कोई एक मास है जिसका मास आप मान लो आपका एम है ये वाला, ठीक है, और यह इस डायरेक्शन में सर यह v वेलोसिटी से मूव कर रहा था। क्या है सर, यह एक पॉइंट है और इस पॉइंट का कोई एक मास मान लीजिए ना, कोई एक ऑब्जेक्ट है जो यहाँ पर सिचुएटेड था, इस पॉइंट की हम बात कर रहे हैं, इस इंस्टेंट की, तो यहाँ पर इसका मास m है और आपका मास तो हमेशा कांस्टेंट ही होगा सर, यहाँ पर मास m और इसकी वेलोसिटी सर v है सर। तो क्या इसका एंगुलर मोमेंटम कहने का मतलब क्या है, तो सर यह ना एक कोई पॉइंट हम मानते, यह पॉइंट हमारा O है, ठीक है, तो हमने कहा कि सो हियर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट, एंगुलर मोमेंटम बताना जरा अच्छे से, जरा एंगुलर मोमेंटम करें बताएंगे तो आप, हम तो चुपचाप बकैती करेंगे। सो हियर एंगुलर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट अबाउट पॉइंट O is given as देखो एक बात समझना, हम आपको समझाने की कोशिश पूरा करेंगे। यह एंगुलर मोमेंटम अबाउट O इज इक्वल टू R क्रॉस P। सर पहले तो बता दीजिए कि P हमारा का है, P हमारा शैतान है वे बड़ा हंसी आता है, हाँ देखो तो कह रहा है कि देखो मास्टर अगर हंसवा तो हम तो ठीक बात नहीं खे हो, ठीक है। एक बात बताओ हमें, अच्छा एक बात हम तुमसे पूछते हैं, करा देखो तो सर ये जो हमारा P है ना, इसको आप चुपके से लिख लेंगे सर, यह लीनियर मोमेंटम क्या है सर, यह लीनियर मोमेंटम ऑफ एन ऑब्जेक्ट। एक बात और बताना, देखो एक समझना मेरी बात, लीनियर मोमेंटम जब आप चुपके से अगर देखो सर P का वैल्यू कुछ और नहीं m इंटू भी हुआ करता था। अच्छा एक बात और आपने बताया था, पढ़ा होगा आपने कि वेक्टर में ये अगर इक्वल वेक्टर है आपका P, अरे इक्वल वेक्टर है कि नहीं आपका, हाँ सर इक्वल है क्योंकि इक्वल टू लगा हुआ है। अच्छा m क्या है, एक कोई स्केलर क्वांटिटी है कांस्टेंट वाला, हाँ ये ना, तो यहाँ से आप ये बात समझ में आया था कि सर अगर एक बात बताओ कि अगर a वेक्टर इज इक्वल टू k टाइम्स ऑफ अगर b वेक्टर लिखा रहे और k अगर एक पॉजिटिव कांस्टेंट हुआ करता था, तो इस बात से आप सहमत हैं कि a वेक्टर और b वेक्टर आपस में पैरेलल हुआ करता था। कहा हाँ सर, इसमें कौन सी बड़ी बात है, तो जरा बताना हमें, क्या यहाँ पर भी आप कह सकते हैं सर कि जो p वेक्टर होता है, मान लो लीनियर मोमेंटम एक वेक्टर क्वांटिटी हमें पता है, तो उसका भी डायरेक्शन कहीं और नहीं वेलोसिटी के अलॉन्ग होगा। कहा बहुत ही बढ़िया, तो सर कह रहा का, तो इस बात को हमें तुम बताओ कि अगर इससे हम लीनियर मोमेंटम अगर अबाउट O लिखें तो सर यहाँ पर हम R क्रॉस M इंटू भी लिखेंगे, क्योंकि सर एक मास एक स्केलर क्वांटिटी है, ठीक है, तो उस पर वेक्टर नहीं, हम सिर्फ वेक्टर किस पे चढ़ाएंगे सर, R क्रॉस M भी पे। मेरी बात आप समझ पा रहे होंगे। तो सर एक बात और हमें बता दो कि सर कर ये बात कि ये वाला ना सर कुछ ये ऐसे दिया हुआ है और ये सर हमारा एंगल थीटा है। अच्छा एक बात और बताना, हम आपसे पूछें कि अगर ये वाला अगर R वेक्टर है, मतलब इस मास का पोजीशन वेक्टर, हाँ या ना, किसके रिस्पेक्ट में, O के रिस्पेक्ट में है, तो एक बात होता ना, क्या हम अगर बोलें आपका कि थीटा किसके बीच का एंगल, तो कहेंगे सर लीनियर मोमेंटम और R के बीच का एंगल है या फिर वेलोसिटी और R के बीच का एंगल है। सर आपकी मर्जी है, क्योंकि देखो अगर आप बोलेंगे अगर R क्रॉस P लिख रहे हैं, सॉरी यहाँ पे अगर P इक्वल टू M इंटू भी लिख रहे हैं, तो इसको आप अगर M इंटू भी को कोई एक अलग वेक्टर मान लीजिए, तो यह बस यह ना कह रहा है कि P वेक्टर और B वेक्टर का पैरेलल है और जो P वेक्टर है वह B वेक्टर के मैग्नीट्यूड का M टाइम्स है, यही तो बात बताता है वेक्टर। कहा हाँ सर, ये सब चीज़ें सब वेक्टर में पढ़ना होता है गुरु, फिर भी हम आपको बहुत हेल्प कर देते हैं यहाँ पे, ठीक है। तो इसके लिए हमको क्या चाहिए, करा है कि रुको हम करोड़पति तुमको बना के आते हैं,
2-3 करोड़ नाम कर देते हैं तुम्हारे के अरे भैया तुम्हारा 2-3 करोड़ नहीं, बस तुम इतना अच्छा कर देना कि अगर अच्छा लगे तो वीडियो को शेयर कर दीजिए, ठीक है। एक बात, बहुत मुश्किल होता है भाई अकेले में रख करके वीडियो शूट करना, ठीक है ना। सामने कोई लगता है भूत बंगला है, ना कोई आगे सामने ना कोई पीछे, कह रहा है बस बस मास्टर आप तकलीफ मत दी, सुनाने तो हम रोने लग जाएंगे। अच्छा अब समझना, तो सर एक बात बताओ कि इसको ना हम ये वाला वैल्यू सर कहाँ लिखेंगे सर, लीनियर मोमेंटम अबाउट अगर मैग्नीट्यूड लिखना चाहें सर तो मैग्नीट्यूड का वैल्यू क्या बताओगे तुम, कहोगे कुछ और नहीं सर, यह आपका लिखेंगे R इंटू एम इंटू भी साइन थीटा, हाँ या ना। अच्छा एक बात और बताना सर, ये आपका क्रॉस प्रोडक्ट है, क्रॉस प्रोडक्ट का डायरेक्शन हम सर कहाँ निकालते हैं सर, R क्रॉस P करके। तो एक बात बताओ, टॉर्क की तरह R की तरह आपने रखा, अच्छा P वेक्टर का डायरेक्शन कहने का मतलब है सर V वेक्टर का डायरेक्शन, ये बात तभी हम बताएं। तो सर आप R की तरफ कर्ल करिए, V की तरफ कर्ल करेंगे, अंगूठा आपका इन्वर्स जा रहा होगा, मतलब सर यहाँ पर डायरेक्शन सर आपका कहीं और नहीं, यह आपका इन्वर्स होगा। तो सर यहाँ तो हम ये बात यही लिख देते हैं आपका कि अगर इसका डायरेक्शन कहाँ लिखेंगे सर आपका, सर इसका अगर डायरेक्शन हमें लिखना होगा एंगुलर मोमेंटम का, तो ये लिखेंगे आपका डायरेक्शन निकालने के लिए यूज राइट हैंड पाम रूल, जो कि ऑलरेडी हम लोग पहले पढ़ चुके हैं। राइट हैंड पाम रूल का बहुत ही बढ़िया, 1 मिनट वेट करिए, एकदम बेहतर। राइट हैंड पाम रूल, कोई दिक्कत नहीं। तो सर R क्रॉस एम भी हम निकालेंगे। अच्छा इसका अल्टरनेटिव फॉर्म जरा जल्दी से आप हेडिंग डालिए सर। नाउ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ वही वाला R परपेंडिकुलर जैसे निकाले थे ना, और ये परपेंडिकुलर वही यहाँ लिखेंगे, अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम, एंगुलर मोमेंटम। देखो तो हम तुमको बहुत अच्छा चीज़ सिखाएंगे, ठीक है। तो सर एक बात बताओ हमें, एंगुलर मोमेंटम ऑफ अल्टरनेटिव फॉर्म ऑफ एंगुलर मोमेंटम का बात करते हैं। देख सर इसका मतलब क्या हुआ, इसका मतलब ये हुआ ना कि मान लीजिए कोई एक आपका ये वाला आपका पोजीशन वेक्टर था सर, ठीक है, इसको हम बॉन्ड बीटा खिला देते हैं, तुम आ जाना भाया, ये तुम ये आ जाओ, और सर इसे हम कुछ ऐसे कर लेते हैं और ये वाला हम यहाँ पे लगा लेते हैं, जरा सा और भैया तो तिरछा हो जाओ, ठीक है। अब हमसे एक बात पूछते हैं, कह रहा है क्या, हमने क्या कहा कि सर कोई आपका एक मास है यहाँ पे m, और ये आपका पोजीशन वेक्टर उसी पार्टिकल का किसके रिस्पेक्ट में सर, पॉइंट O के रिस्पेक्ट में, और इसकी वेलोसिटी सर इधर की ओर आपका v वेक्टर दिया हुआ है। अच्छा तो सर एक बात हमें और बताने की कोशिश करेंगे आप कि सर अगर हम ना आपसे एक बात पूछते हैं कि अगर यहाँ से हम एक परपेंडिकुलर लाइन बनाते हैं और एक सर बन रहा है, लग रहा है परपेंडिकुलर, कह रहा है नहीं लग रहा है, हम इसको लगाते नहीं, कैसे लगेगा वर्खुदार, ठीक है ये वाला, और सर यह आपका एक डायरेक्शन हम इधर की ओर लेते हैं, ठीक है, कहाँ पे सर ए वाला एक इधर की ओर। देखो तुम अगर ऐसे होगे ना तो तुम पे हम FIR कर देंगे, हम चल जाएंगे हाई कोर्ट, ठीक है ये वाला, ठीक है। तो सर इससे फ़ायदा क्या है, देखो फ़ायदा ही तुम्हें फ़ायदा गिनाते हैं, तुम बस देखते जाओ। कह रहा है क्या, अगर ये वाला एंगल अगर हम कुछ देख ले, अगर थीटा कह दें तो बताओ कि वेलोसिटी का अगर आप कंपोनेंट अगर ये वाला लेंगे तो आप इस बात से सहमत हो हमें कि बताओ कि ये वाला वैल्यू कितना आएगा, तो कहेंगे सर कुछ और नहीं v cos थीटा, आप लिख पा रहे होंगे, चुपके से बता दो। अच्छा तो बताओ इधर की ओर कितना लिखेंगे सर, आपका m sin थीटा, अरे बोलिए। अच्छा एक बात, जो ये वाला इसके परपेंडिकुलर निकल कर आया ना सर, उसे आप नाम दीजिए, क्या बात करते हैं, एम का कंपोनेंट हम तोड़ रहे हैं, बताओ कितना लतखोरे आदमी है। बताओ ये क्या आपका सर v sin थीटा, v परपेंडिकुलर, सर ये वाला क्या था सर v पैरेलल का वैल्यू, और हम ऑलरेडी आपको बता चुके हैं परपेंडिकुलर और पैरेलल का मतलब क्या है सर, क्या है तो बताओ क्या। तुम अगर ये वाला v परपेंडिकुलर का अगर नाम तुम लिखना भी चाहते हो तो सर ये क्या है सर, ये कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along perpendicular to the direction of r वेक्टर, पक्का कहाँ सर। अच्छा अगर आप हमसे पूछें सर ये वाला का है, तो ये वाला का है सर, इसको तुम क्या बोलोगे कि कंपोनेंट ऑफ, सर का बात करते हैं कि कंपोनेंट ऑफ
ये है सर कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी, कंपोनेंट ऑफ वेलोसिटी ऑफ ऑब्जेक्ट along the direction of position vector, along the direction of पोजीशन वेक्टर, जिसे सर आप भी पैरेलल के नाम से जानते थे। एक बात बताना, अगर यहाँ पर हम अगर एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ लिखने का मैग्नीट्यूड लिखें, क्योंकि सर हमें पता है ना कि डायरेक्शन कहीं और नहीं सर, डायरेक्शन तो अंदर की ओर जा ही रहा है, जो हम राइट हैंड पाम रूल से ऑलरेडी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो बताओ यहाँ पर अगर हम मोमेंटम का वैल्यू थे तो ऑलरेडी क्या पढ़ के आए सर, आर क्रॉस एम भी, तो आर इंटू एम भी और उसके बीच का एंगल सर थीटा, तो सर साइन थीटा। अच्छा एक बात बताना सर, इसको हम क्या ऐसे लिखेंगे, पहली बात एक बात बताना, क्या एम इंटू भी, हाँ एक सेकेंड सर रुक जाओ, आर को कंपोनेंट कर लीजिए और सर यहाँ पर आप एम को भी बाहर कर लीजिए और सर यहाँ पर आप लिख रहे हैं भी साइन थीटा को अलग लिखिए आप, ठीक है। अच्छा इसी चीज़ को आप एक बार अब ऐसे लिख लीजिए सर, आपका सर एम को तो बाहर रखिए ही, आपका आर साइन थीटा इंटू आप भी लिख लीजिए, कोई दिक्कत नहीं। आप एक बात बताओ जरा गौर से, अगर पहली बार देखो वही चीज़ें कि हाँ जल्दी जल्दी हम कर लेते हैं, क्योंकि हमने टॉर्क में ऑलरेडी इसका कॉन्सेप्ट बता चुके हैं, ठीक है। जल्दी से बोल दो, करा कुछ नहीं, हम चुपके से जाकर रो लेंगे। बताओ तो भी साइन थीटा का बात करते हैं सर, भी परपेंडिकुलर था ये वाला, सर ये वाला का हमारा वैल्यू है, ये भी परपेंडिकुलर है, तो सर बताओगे क्या लिखोगे सर, एम इंटू भी परपेंडिकुलर, ठीक है। इसी को आप चुपके से अगर आप कह दो तो आर इंटू पी परपेंडिकुलर भी कह देंगे। अच्छा एक बात ध्यान रखना, पी परपेंडिकुलर कहने का मतलब सर एम का भी कंपोनेंट मत तोड़ देना, ठीक है। ले अगर को हमें यह पता है कि बस वहाँ भी का कंपोनेंट टूटने वाला है, ठीक है। अच्छा वही चीज़ अगर आप यहाँ पे लिखोगे, ये चीज़ हम अगर करके दिखाएं तो सर एक और अल्टरनेटिव में जल्दी से हम बता देते हैं सर, आपका क्या बात करते हैं, तो इसी को हम ना कॉपी कर देते हैं जल्दी जल्दी। ए भैया तू आ जा, ए भैया तू भी आ जा, ए देवा तुम इधर आ जा और तुम इधर आ जा, क्या बात करते हो मास्टर। तो देखो हम एक जल्दी जल्दी बस आपको समझाने के लिए लिख रहे हैं, बाकी आप ऑलरेडी जानते हैं कि हम क्या करने वाले हैं। करा कुछ नहीं पता, आप कुछ भी कर दीजिए, हमको कोई मतलब नहीं है, ठीक है। तो बताओ कि ये सर ये वाला इधर तोड़ दीजिए, एक वाला सर, और एक वाला इसके परपेंडिकुलर ले लीजिए। अब देखना ध्यान से समझना, ये वाला जो लाइन था गुरुदेव, ये वाला आर के परपेंडिकुलर था सर, ये वाला सर ये आर वेक्टर, और सर यहाँ हम देखो क्या कर रहे हैं, हम कर रहे हैं ये वाला परपेंडिकुलर। समझे कि नहीं आए। तो सर का बात करते हैं, देखो एक बात और होता ना, हम ना एंगल किसको थीटा माने हैं सर, इसको हम थीटा माने हुए हैं, ये वाला सर थीटा। तो आप इस बात से सहमत हो कि सर ये भी एंगल थीटा रहा होगा। कहा सर इसमें कौन सी बड़ी बात है, एक बात बताना, अगर हम यहाँ से अगर परपेंडिकुलर डाल दें सर, ये वाला इसके परपेंडिकुलर, तो बताओ ये हमारा कुछ काम नहीं, ये आपका आर परपेंडिकुलर होगा। अरे भैया वही ना बोले आपका इसका आर परपेंडिकुलर, और बताओ इसके अलोंग एक कंपोनेंट तोड़ेंगे सर, ये वाला तो ये क्या होगा सर आपका आर पैरेलल। हमें चाहिए आर परपेंडिकुलर से, आर परपेंडिकुलर का वैल्यू कैसे लगाएंगे, साइन थीटा इज इक्वल टू इतना अपॉन इतना, ये वैल्यू कितना सर आर है, तो यहाँ से आप लिख पा रहे होंगे सर आर साइन थीटा, और ये तो हमें पता है इसका वैल्यू कुछ और नहीं आर कॉस थीटा ही आप लिख पा रहे होंगे। अब ये क्या है सर आर कॉस थीटा, सर ये है आपका कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर, कंपोनेंट ऑफ पोजीशन वेक्टर अलोंग द डायरेक्शन ऑफ वेलोसिटी वेक्टर या मोमेंटम, जो बोलना है बोल दीजिए। तो यही कारण यहाँ से सर इसकी वैल्यू हम ना क्या लिख पाएंगे, एम इंटू भी की जगह तो रहने दीजिए और इंटू आपका आर परपेंडिकुलर, मतलब या तो पी इंटू आर परपेंडिकुलर आप लिख लीजिएगा। कोई दिक्कत हो बता दो जल्दी से। ये चीज़ें आपने ऑलरेडी हम लोग को ने डिस्कस एक बार ऑलरेडी कर चुके हैं, कहाँ पे सर टॉर्क के लिए, वहाँ पे आर परपेंडिकुलर आर पैरेलल कैसे कैसे निकालते थे सब कुछ, बस यहाँ पर हम एक जल्दी से रिकॉल करवा दिए, कोई तकलीफ कोई दिक्कत नहीं। तो सर आ जाइए हम लोग आगे बढ़ते हैं जल्दी से कुछ सवालों की तरफ, आइए जल्दी से। सर देखिए आपका पढ़िए जरा, हाँ पहले आप क्या करेंगे, वीडियो को करेंगे पॉज जल्दी से और जल्दी से करेंगे खुद से ट्राई, ठीक है, और बनने के बाद ही इसका सोल्यूशन आप देखेंगे तो जल्दी से सीखेंगे सर। तो पढ़िए, आपको कह रहा है कि अ पार्टिकल ऑफ मास 2 kg मूव्स विद स्पीड 5 मीटर पर सेकेंड अलॉन्ग द लाइन y इज इक्वल टू √3x + 10 वेयर x एंड y आर इन मीटर, फाइंड इट्स एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन। तो बताओ एक पहले बात बताना है कि सर अगर कोई लाइन पे मूव कर रहा है, पहले तो लाइन का लाइन को तो ओरिजिन कोऑर्डिनेट सिस्टम में रिप्रेजेंट कर लें। तो सर लीजिए कर लेते हैं सर, ये हमारा का रहा, ये हमारा रहा और ये अथी कोऑर्डिनेट सिस्टम बना लेते हैं सर। और तुम एक बात बता दो हमको, तुम बन जब बन बीटा खा के मोटा, ठीक है
सर तो बताओ कि ये हमारा एक्स एक्सिस सर, हमारा आपका ये वाई एक्सिस, कोई लाइन कोई पार्टिकल है जो मूव कर रहा है सर कितना, y इज इक्वल टू √3x प्लस 10 पे। तो आपको एक बात बता होनी चाहिए कि सर कि अगर आपका इसका अगर कोऑर्डिनेट सिस्टम में अगर इसे ड्रॉ करना है इस लाइन को, तो सबसे पहले आप क्या करिए, x के वैल्यू 0 निकाल के y का उसके करस्पॉन्डिंग y का वैल्यू निकाल लो। 2 पॉइंट हमें चाहिए स्ट्रेट लाइन को ड्रॉ करने के लिए। या तो अगर आप डायरेक्टली आपको पता है, अगर बहुत अच्छे से हैं तो इसको देखते के साथ आप अगर आप बना देंगे, मगर कोई बात नहीं, हम उनके लिए बता रहे हैं जिन्होंने नहीं पता है। यहाँ पर x की वैल्यू 0 करिए, x का वैल्यू 0 करेंगे सर तो y का वैल्यू आपका 10 आ रहा होगा। सर अब y का वैल्यू 0 करिए तो बताओ x का वैल्यू कितना आएगा सर आपका, y 0 करेंगे सर तो -10/√3 सर, -10/√3 पक्का देख लो, 10 इधर जाएगा पक्का, हाँ -10/√3। अब बताओ कोऑर्डिनेट बताओ तो 0,0 x 0,10 तो x बराबर 0 कहाँ सर, यहाँ पर, और 0,10 यहाँ पर, और 0, ये वाला पॉइंट सर, तो ये वाला पॉइंट यहाँ पे हो जाएगा। x का वैल्यू सर -10, पहले x कोऑर्डिनेट लिखा जाता है सर, और ये वाला वैल्यू 0। तो सर ये जो वैल्यू निकल कर आया वो कौन आया सर, ये वाला लाइन निकल कर के आया। ठीक है सर, ये वाला लाइन मतलब ये पार्टिकल इस लाइन पे मूव कर रहा था। और हमें बताओ कि जब ये पार्टिकल इस पे मूव कर रहा है सर तो कितना वेलोसिटी से मूव कर रहा है सर, इधर की ओर कितना से सर, इसका मास तो सर पहले कितना दे रखा है 2 kg, और इसका वेलोसिटी या कितना है, तो सर इसकी वेलोसिटी का सर मैग्नीट्यूड कुछ और नहीं 5 मीटर पर सेकेंड ही दे रखा है। ठीक है, 5 मीटर पर सेकेंड। अब एक बात बताओ, हमें चाहिए सर इसका आपका, एक बात बताओ, हर जगह पे आप कहेंगे कि सर ये पॉइंट आपका हम O मान लेते हैं। अगर पार्टिकल यहाँ पर होगा तो इसका आर वेक्टर का वैल्यू ये वाला, सर यहाँ पर होगा आर वेक्टर का वैल्यू ये वाला। अगर पार्टिकल यहाँ होगा तो इस पॉइंट के रिस्पेक्ट में आर वेक्टर की वैल्यू ये वाला। मतलब हर जगह तो वैल्यू अलग अलग है सर, हर जगह की वैल्यू अलग अलग है। तो क्या सर ये अलग अलग होगा, कहीं नहीं सर। देखो एक बात बताओ, हमें क्या चाहिए, हमें उससे मतलब नहीं है कि ये क्या, हमें बस यह देखना है कि यह कहीं भी जाए। देखो एक बात बताओ, तुम्हें हम समझाने की कोशिश करते हैं, समझना भी है, नहीं कैसे तुम समझोगे। ये मान लो पार्टिकल अभी यहाँ पर पहुँच गया सर, तो आर वेक्टर का वैल्यू कौन सर, ये वाला है का। मगर सर हमें इससे कोई मतलब थोड़ी है, हमें मतलब है सिर्फ आर परपेंडिकुलर से, क्योंकि हमें यहाँ पर आर परपेंडिकुलर निकालना आसान है। और सर आर परपेंडिकुलर क्या कहता है कि आप वेलोसिटी के डायरेक्शन के परपेंडिकुलर आर की वैल्यू लिख लो। एक बात और डाउट आएगा, मास्टर करक्का आप वेलोसिटी इधर माने, आप वेलोसिटी इधर भी तो हो सकत है। अरे भैया तो क्या फ़र्क पड़ेगा, डायरेक्शन कितना फ़र्क पड़ेगा। अगर एक बार अगर आप यहाँ पे निकाल रहे होंगे तो अंदर की ओर जा रहा होगा, अगर आप इधर की ओर मूव करवाएंगे तो सर बाहर की ओर जा रहा होगा। इससे ज़्यादा कुछ फ़र्क पड़ने वाला है नहीं ना, क्या फ़र्क पड़ेगा क्या से ज़्यादा। तो सर यहाँ पर हमने कहा ये आर वेक्टर की वैल्यू, मगर इसके आर परपेंडिकुलर तो हमेशा ही सेम है। तो सबसे पहले हम क्या करते हैं सर, आर परपेंडिकुलर निकालने की कोशिश करते हैं। तो सर यहाँ से हम क्या करते हैं, एक लाइन हम ड्रॉ करते हैं ये वाला। और तुम ऐसे कैसे हो सकता है कि हम एक लाइन बनाते तुम 2 लाइन बनते हो सर। तो यहाँ से हमने डाला ये वाला लाइन पक्का। सर इसको ज़रा हम ये हो जाओ और तुम ज़रा सा मोटा बन जाओ, ठीक है। तो सर ये हमने यहाँ से परपेंडिकुलर डाल दिया, और आपका सर ये वाला आपका आर परपेंडिकुलर का काम करेगा। कहा बहुत बढ़िया सर, ये वाला 90 डिग्री। अच्छा अब हम तुमसे एक बात पूछते हैं, क्या ये वाला एंगल आप बताने में सक्षम हो। तो कह रहा है सर tan थीटा बराबर P/B लगा लेंगे। अरे असुर आदमी, तुम इसको देख के नहीं बता सकता इसका स्लोप कितना है सर, √3 का वैल्यू कितना कहाँ पे, tan 60 का, मतलब सर यह कुछ और 60 डिग्री ही तो है आपका। ठीक है, अब देखो आपको ना कोई बात नहीं, हम इसे बताने की कोशिश बताइए दे। अरे भैया ये कहने का मतलब ना, अगर कोई आपको ट्रायंगल दे रखा है ना ये वाला, अगर 60 डिग्री है, ये हम आपको सिखाएंगे कहाँ पे, नया बैच जो आ रहे हैं हम लोग 1 अप्रैल से लेकर के एकदम मस्त पढ़ने वाले हैं 11th क्लास पूरा एकदम बहुत अच्छे से। 10th क्लास के लिए भी एक अपॉर्चुनिटी है, और उनके लिए भी हम आपका, जिन्हें 10th क्लास से ही जेई के प्रिपरेशन करना है, बहुत अच्छे तरीके से आएंगे हम लोग लेकर के बैच। बस 2-3 दिन वेट कर लीजिए, उसका अनाउंसमेंट बहुत जल्दी हम लोग यूट्यूब पे करने वाले। हम लोग मतलब हम अकेला वाला, हम बिहारी हैं तो फील आना चाहिए बिहारी वाला, ठीक है। तो 60 के सामने सर आपका, हमें पता है ना ये √3 होना चाहिए, ये 30 होता, 30 के सामने 1 होता है, ये आपका 2 होता है। ये सर काल लिख रहे हैं, ये जादू है जादू, ठीक है। तो बताओ कि नहीं पता कोई बात नहीं, हम लगा देते हैं sin 60 करके ही। तो बताओ ये वाला डिस्टेंस अगर आप लिखेंगे सर तो आपका माइनस माइनस प्लस होगा, क्योंकि एक बात और देखो यहाँ माइनस है ना, तो इसको डिस्टेंस लिखने के लिए आप माइनस साइन लगाएंगे, क्योंकि डिस्टेंस कभी भी नेगेटिव ना ही होता है। तो सर यहाँ से आप लगाओ क्या सर, sin 60 की tan 60, सर sin 60 लगा लीजिए sin 60 सर। तो कहेंगे सर आर परपेंडिकुलर और डिवाइड होता सर 10/√3। तो सर यहाँ से आर परपेंडिकुलर का इतना देर में तुम आंसर निकाल दोगे, अगर कैलकुलेशन अगर अच्छा से आता है तब, ठीक है। 10/√3 sin 60 कितना होता है सर, √3/2 × 10
बटा √3 से √3 खत्म, कितना है सर 5 मीटर, अगर सब कुछ मीटर में हो तब। अच्छा एंगुलर मोमेंटम का अगर आपको यूनिट लिखना होगा सर तो यूनिट नहीं लिख लेंगे सर, आराम से लिख लेंगे भैया, R क्रॉस एम भी, R का वैल्यू मीटर, एम का वैल्यू kg मीटर पर सेकंड वेलोसिटी वाला, तो kg क्या लिखा हमने, हाँ मीटर इंटू kg मीटर पर सेकंड, तो kg मीटर स्क्वायर पर सेकंड आप बोल सकते हैं, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। तो यहाँ पे आ जाइए, कहाँ बोल रहे थे, कहाँ बोल रहे थे, हाँ यहाँ पे आइए। तो सर हम यहाँ पर अगर एंगुलर मोमेंटम हमें लिखना होगा सर, एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ, तो इज इक्वल टू सर क्या लिखेंगे आपका R परपेंडिकुलर इंटू P लिखेंगे। तो R परपेंडिकुलर का वैल्यू कितना निकाले हैं 5, और P का वैल्यू क्या होता है mv, मास कितना दे रखा है 2, और वेलोसिटी कितना है आपका मैग्नीट्यूड 5। तो सर ये वेक्टर इज इक्वल टू स्केलर लिखना तो बहुत सरासर गलत है। तो भैया इसका डायरेक्शन निकालिए आप, R क्रॉस mv, R क्रॉस P भी, तो कहाँ सर आपका इन्वर्स, तो सर यहाँ पर अच्छा इन्वर्स का डायरेक्शन कौन सा होगा सर, आई मतलब के कैप वाला सर, माइनस के कैप, ठीक है। या इसी का आंसर सर आप ये भी आप लिख सकते हैं, क्योंकि हमने अपने तरफ से माना है कि सर वो उस डायरेक्शन में मूव कर रहा है, तो ये भी आंसर पॉसिबल होगा। कोई दिक्कत हो तो बता दो हमको, कोई तकलीफ नहीं तो हम लोग आगे बढ़ें। कोई दिक्कत होगा तो हम क्या कर सकते हैं, करें कुछ नहीं करिएगा, कुछ तो करना पड़ेगा। आ जाओ, देखो ये बहुत अच्छा सवाल है, इसे ये सब ना बेसिक सवाल हैं जिसके थ्रू आपका बेसिक्स कॉन्सेप्ट में क्लियरिटी आएगा, ठीक है। एकदम बहुत अच्छे से आपके बेसिक्स कॉन्सेप्ट अगर क्लियर है तो कहीं भी सवाल आप कोई भी कितना भी टफ आए यार, कितना घुमाएगा एडवांस, ठीक है। तो सर जरा कोशिश करने की कोशिश करते हैं, बताओ एक सक्सेस से सर पहले सवाल पढ़िए, वीडियो को करेंगे पॉज और जल्दी से करेंगे ट्राई खुद से। तो बताओ कह रहा है, आ पार्टिकल ऑफ मास एम है इज मूविंग अलॉन्ग द साइड ऑफ अ स्क्वायर ऑफ लेंथ ए विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी इन एक्स वाई प्लेन, देन फाइंड एंगुलर मोमेंटम अबाउट ऑरिजिन व्हेन इट मूव्स अलॉन्ग द साइड। मतलब पहला अगर ए से बी मूव कर रहा है तब आपका एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ निकालना है। अच्छा ये वाला एंगल सर आपका 45 दिया होगा, हम ना कभी कभी कुछ भी कर देते हैं सर, ये 45 दिया है, हाँ 55, क्योंकि हम ही बनाए हैं पीपीटी, खुद ही से लिखते हैं तो हमको याद था, ठीक है। तो अब करा है बी से सी, तो ये पहला बात बताइए, हम लोग पहला निकालने की कोशिश करते हैं। जब पार्टिकल ए से बी मूव कर रहा है, देखो जरा ए से बी मूव कर रहा है सर, ये मान लो कितना वेलोसिटी के साथ सर का बात करते विथ यूनिफॉर्म स्पीड भी, ठीक है। अच्छा एक बात और बताइएगा, इसके परपेंडिकुलर अगर डायरेक्शन आपको निकालना है तो बताइए एक्स और वाई के परपेंडिकुलर जेड आपका बाहर, मतलब बाहर की ओर तरफ जो डायरेक्शन है सर ए वाला, ये आपका के कैप वाला है सर, अंदर की ओर वाला कौन सर आपका सर माइनस के कैप। यही तो बात है और कुछ तो बात है नहीं। कहा बहुत बढ़िया मास्टर, तुम तो हीरा हो। तो सर एक बात बताइए, हमें पहला चल रहे हैं सर बी से सी में, तो देखो बी से सी में तुम्हें पहले एक बात बताओ कि आर का काम कौन करेगा सर, तो ये वाला आर हो गया आपका। कहा बहुत से बात है सर। अच्छा हमें चाहिए क्या सर, या तो भी का कंपोनेंट आर के परपेंडिकुलर तोड़ लो, ठीक, या फिर क्या कि आर का कंपोनेंट ही भी का कंपोनेंट आर का कंपोनेंट ही भी के परपेंडिकुलर तोड़ लो। तो कहेंगे सर या तो हम ये डिस्टेंस निकाल ले, या तो इसको कंपोनेंट, तो ये तकलीफ वाला है। तो हम क्या करेंगे ना सर, देखो जरा अच्छे से समझना कि हम ये वाला डिस्टेंस निकालते हैं सर। तो ये क्योंकि ये वाला आपका जाता है आर परपेंडिकुलर काम करेगा, अरे बोलो हाँ, यहाँ भी रहेगा तो आर परपेंडिकुलर हर जगह, भले यहाँ पे पोजीशन है तो आर वेक्टर ये वाला, आर परपेंडिकुलर तो यही वाला रहने वाला है। तो सर हम क्या करते हैं, ये वाला निकाल लेते हैं सर, ये आर परपेंडिकुलर का काम करेगा। इसके लिए सर ए से बी वाले साइड के लिए, तो सर आइए आपका आर परपेंडिकुलर जरा निकालते हैं। तो देखो या तो याद रख लेना ऐसे आप, क्योंकि यहाँ पर कैलकुलेशन बढ़ने वाला है तो इसलिए हम बता देते हैं 45, अगर ये 45 है तो सर ये वाला वैल्यू 1 होता है, ये वैल्यू 1 होता है, या पे ये √2 होता है, या तो आप वही कॉस थीटा और बीटा आप लगाएंगे तब भी आंसर आएगा सेम, मगर उतना हम नहीं करेंगे। तो बताओ यहाँ से देखो √2 का वैल्यू सर आर के बराबर है, यार है ना। तो बताओ यहाँ से एक का वैल्यू कितना सर आपका आर बटा √2 के, मतलब ये भी आर बाई √2, ये भी आर बाई √2, तो यहाँ से सर वैल्यू आ गया आर बटा √2 के बराबर। तो सर बताइए एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ लिख लेते हैं सर। तो आर परपेंडिकुलर कितना सर आपका r/2 इंटू एम इंटू भी के बराबर। इसका डायरेक्शन लिखेंगे सर का, तो बताओ आर क्रॉस एम भी इनवर्ट कौन सा डायरेक्शन है सर आपका माइनस के कैप। कोई दिक्कत है, ये पहला ऑप्शन हुआ सर। आइए दूसरा पे सर, जब साइड सर कहाँ से मूव करा है बी से सी, तो एक बात बताओ सर, बता दो हमको तुम कि अगर बी से मूव करेगा सर तो आपका कहीं मानते हैं आपका भी यहाँ पे है तो आपका ए वाला होगा, मगर सर आर परपेंडिकुलर हमें चाहिए ना सर आपका। तो बताओ इसके लिए आर परपेंडिकुलर काम कौन करेगा सर, ए वाला। चुपके से बता दो ए वाला। अरे बोलो देखो कैसे सर, क्योंकि ए वाला आपका है नहीं, आपका ये आपका वेलोसिटी उसका परपेंडिकुलर, मतलब ये वाला आर परपेंडिकुलर का काम करेगा यहाँ। तो सर आर परपेंडिकुलर आप कैसे लिखेंगे सर, लिखिए आर परपेंडिकुलर।
तो सर ए वाला वैल्यू आप लिखेंगे कैसे सर, ए वाला, और साइड लेंथ सर ए दे रखा है तो ए और सर प्लस ए वाला डिस्टेंस, और ये वाला डिस्टेंस हम यहाँ ऑलरेडी निकाल चुके हैं सर, r/√2 के बराबर। पक्का आर परपेंडिकुलर लिखना ही सबसे बड़ा बात है। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम अबाउट वो लिखते हैं सर अब। तो बताओ कि आर क्रॉस एम भी आर परपेंडिकुलर कितना सर, a प्लस r/√2, कोई दिक्कत नहीं, इंटू सर आपका m इंटू भी लिख लीजिए, m इंटू भी। अब एक बात बताना हमें सर कि ये वाला डायरेक्शन जब करेंगे आर क्रॉस भी करेंगे बाहर की ओर, कौन सा डायरेक्शन सर, माइनस के कैप की प्लस के कैप सर, प्लस के कैप। ये हो गया दूसरा का आंसर। सर तीसरा ही है, तीसरा यहाँ चिपका दें, देखो तीसरा यहाँ चिपकाते हैं। तुम कैसे नहीं समझोगे, तुमको हम समझा डालेंगे, ठीक है। तो तीसरा यहाँ देखना सर, तीसरा की अगर हम बात करें तो हमारा सबसे पहले तुम आर वेक्टर हमको बताओ कि सर आर वेक्टर का वैल्यू ये होगा कि नहीं होगा। अच्छा अब हमें बताइए आर परपेंडिकुलर हमें चाहिए, तो सर क्या करते हैं ना, देखो चुपके से हम ये बना लेते हैं आर परपेंडिकुलर। अरे देवा यही नहीं आर परपेंडिकुलर हमेशा, अरे हाँ। तो ये कैसे निकालेंगे सर, इतना प्लस इतना, मतलब इस केस में भी सर आर परपेंडिकुलर जो आप वैल्यू लिख पा रहे थे सर, ये r/√2 लिख लीजिए, r/√2 और सर प्लस ये वाला साइड लेंथ ए था तो आप ए ही लिखेंगे, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। बताओ कि यहाँ पे तो जरा एंगुलर मोमेंटम अबाउट ओ लिखेंगे तो आर परपेंडिकुलर मतलब r/√2 प्लस ए इंटू एम इंटू भी, ठीक है। और इसका डायरेक्शन निकालेंगे तो आर क्रॉस भी बाहर की ओर, बाहर की ओर कौन सा डायरेक्शन सर, माइनस के कैप। पक्का ये वाला हो गया सर। डी के जरा आइए आपका, जब कहाँ से मूव करा सर, आर ये वाला डी से ए, तो सर बताओ इसका आर का वैल्यू हम आपसे पूछें तो हमको तुम बता दो सर का कि ये वाला हमारा का रहा। देखो ये तो गड़बड़ है ना, हाँ गड़बड़ तो है, और इसको हम सुधारिए देते ए सर, ये आपका आर का वैल्यू मान लेते हैं इस पोजीशन पे है आपका, इसको हमें जरा सा बॉन्ड बीटा खिला दिए, ठीक है। अब सर हमें परपेंडिकुलर का वैल्यू चाहिए, देखो हम क्या कर रहे हैं, तुम जरा गौर से अच्छे से समझना सर, ये वाला हमें चाहिए इसके परपेंडिकुलर, मतलब यही वाला ना परपेंडिकुलर डिस्टेंस है सर आपका, देवा रे देवा ये वाला, यहाँ से ये वाला आर परपेंडिकुलर काम, क्योंकि हमें क्या चाहिए वेलोसिटी के परपेंडिकुलर कंपोनेंट, इसका कंपोनेंट हम इधर की ओर तोड़ दिए, तो ये काम कौन करेगा सर, आर परपेंडिकुलर का, ये वाला आर परपेंडिकुलर। तो यहाँ से सर आर परपेंडिकुलर आप का लिखेंगे सर, ये वाला डिस्टेंस के बराबर, ये डिस्टेंस कहाँ निकाले हैं, r/√2 निकाले हैं। तो बताओ एंगुलर मोमेंटम अबाउट तो कितना लिखेंगे, तो सर आर परपेंडिकुलर लिखे r/2 इंटू एम भी लिखेंगे, और डायरेक्शन सर तो आर क्रॉस एम भी सर नीचे की ओर, तो कौन सा डायरेक्शन सर, माइनस के था। हमने गलती लिखा है यहाँ पर, बाहर की ओर सर के पे, सॉरी मिस्टेक हो गई, अब सही है। तो इस वाला आपने सीख लिया, कोई दिक्कत हो कोई तकलीफ हो तो हमको नहीं बताएंगे कोई दिक्कत हो तो कोई आज की हम क्लास यहीं रोकेंगे, ठीक है। अगली क्लास में इसी पे बेस्ड 2-3 सवाल और करेंगे, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे एंगुलर मोमेंटम अबाउट एक्सिस, उसके बाद हम लोग पढ़ेंगे रिलेशन बिटवीन टॉर्क एंड एंगुलर मोमेंटम, फिर कंजर्वेशन ऑफ एंगुलर मोमेंटम, और फिर एंगुलर इम्पल्स। यहाँ तक हम लोगों का कंबाइंड मोशन से पहले का टॉपिक्स है, ठीक है। तो शायद अगली क्लास में हम लोग कंबाइंड मोशन के पहले जितना भी प्योर रोटेशन वाला कॉन्सेप्ट बचा हुआ हम लोग अगली क्लास में ख़त्म कर रहे होंगे। और एक इंपॉर्टेंट बात, अगर आपको अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करिए अपने दोस्तों के साथ, बताइए, ठीक है आपको। और अगर कोई आपके दोस्त यार दोस्त हैं जो पढ़ना चाहते हैं 10th क्लास में, 10th क्लास ही जेईई की तैयारी करना चाहते हैं, वो 1 अप्रैल से हमारे यूट्यूब पे फ्री ऑफ कॉस्ट एक बैच आ रहा है, उसके बारे में हम आपको इन्फॉर्मेशन देंगे। मस्त उसमें बोर्ड से होते हुए निकलेंगे, ऐसा नहीं कि हवा में बात करने वाले हैं, एकदम बेसिक से बेसिक चीज़ें उठाएंगे, बोर्ड तक कंप्लीट करेंगे, उसके बाद हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक पियर्सन का बुक होता है, उसके से ही हम लोग सोल्व करने वाले हैं, और खुद मेरा सीट बनाया हुआ। अच्छा लगे जरूर शेयर करिए। तब तक के लिए इतना ही, बाय बाय, टेक केयर और पढ़ते रहिए।